Hey everyone, welcome to the channel of Giri Tutorials। मेरा नाम है राफिया शेख। हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो है बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या नाम था उसका? बिजनेस सर्विसेज। हमने देखा था कि बिजनेस सर्विसेज किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस होने के लिए उसमें एक सर्विसेज होनी जरूरी है। हमने देखा कि जो सर्विसेज होती है तो कैसी होती है हमारी सर्विसेज। हमारी सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट उसको हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये सर्विसेज कब एक्सपीरियंस होता है, कब कौन फील करता है? जब बायर रिसीवर को देता है तब उन लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइप टू फिजिकल प्रोडक्ट। ये किसने कहा है? फिलिप कॉटलर ने। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर इनका कहना क्या था कि सर्विस एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है, जो इंटेंजिबल होता है, जिसका ओनरशिप में कुछ नहीं होता, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इसका प्रोडक्शन या तो फिजिकल प्रोडक्ट से फिजिकल प्रोडक्ट के साथ होता है, वरना नहीं होता है। और जो हमारा सर्विस है वो कब होता है? जब प्रोडक्शन उसका होता है, तब भी वो कंजम्पशन उसका हो जाता है, सेम टाइम पे होता है। अब हमने हमारे लास्ट टॉपिक, मतलब हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था, हमारा लास्ट टॉपिक हमने बैंक्स के रिलेटेड देखा था कि हमारी बैंकिंग सर्विसेज। तो उसमें हमने ये पहला टॉपिक स्टार्ट किया था। बैंकिंग में देखा हमने कि बैंक है क्या, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ बैंक देखे इतने सारे। उसमें हमने उसके फंक्शंस देखी कि अभी कितने कितने फंक्शंस भी, कितने कितने टाइप के अकाउंट्स है, कौन से फंक्शंस, कौन से सर्विसेज हमें बैंक दे रही है, ये सब हमने देखा था कल लास्ट वीडियो में। अब हम आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बैंकिंग के रिलेटेड ही है। उसका एक टॉपिक है दैट इज ई बैंकिंग सर्विसेज। ये ई बैंकिंग सर्विसेज होता क्या है ये ई बैंकिंग सर्विसेज? अगर आप यहाँ पे देखोगे ई है, दैट वाज ई, कि ये ई एक्चुअली होता क्या है? ई बैंकिंग सर्विसेज मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज मींस कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है जहां पर हमारी आईटी सेक्टर आती है। अभी हम देखेंगे कि आईटी सेक्टर इतनी डेवलप कर चुकी है कि हर एक फील्ड में हमारी आईटी सेक्टर आ रही है, हर एक चीज में हमारी आईटी सेक्टर आ रही है। पहले भी ई बैंकिंग सर्विसेज का कांसेप्ट आया था, बट जब वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इट वाज लाइक कि सब लोग को उस पर ट्रस्ट नहीं था। बट नाउअडेज हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक, हम बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही कर रहे हैं। चाहे हम नॉर्मल कहीं पे घूमने जा रहे हो, कहीं पे खाने जा रहे हो, नॉर्मल अगर हमें कुछ खरीदना भी है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज कॉल्ड वर्चुअल बैंकिंग। E-banking is the result of the development in the field of electronics and computer. Under e-banking, the banking operations are computerized. इसके कुछ एलिमेंट्स है ये कि ई बैंकिंग कौन से सर्विसेज है। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखोगे तो एटीएम, एटीएम तो आप सबको पता है क्या है, हम जाके एटीएम में अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं, तो हमारा एटीएम है। एटीएम किस लिए यूज होता है, मतलब कस्टमर क्या करता है, वो उसको अपने लिए यूज करता है कि जब उसको पैसा विड्रॉ करना है तो वो जाता है एटीएम में, अपना कार्ड स्वाइप अप करके अपने क्या करता है, उससे अपने पैसे विड्रॉ कर लेता है। इस जो भी अलग अलग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है उसके लिए भी क्या होता है, ये एटीएम यूज आता है, जैसे कि बैलेंसिंग इंक्वायरी, ट्रांसफरिंग मनी, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक और बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये सब चीजें भी क्या करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए ये सब चीजें भी एटीएम मशीन यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। कितना आइडिया होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है? अभी आजकल तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज ही होते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या हमारा? क्रेडिट कार्ड है ये है कि क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड है जहां पर कार्ड होल्डर, जिसके पास कार्ड रहता है, वो क्या कर सकता है, अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को पे करना है, कुछ करना है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके क्या करेगा, वो पे करेगा। इट इज अ पेमेंट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस है फॉर कस्टमर्स, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस है कि हम कैश लेके नहीं घूमेंगे। आजकल तो बहुत कैश हमारे पास होते ही नहीं। नॉर्मली अगर हम किसी शॉप पे जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, हम बोलते हैं कि गूगल पे है, जी पे है, ये है, वो है। सो कैश लेके हम नहीं घूमते, तो इट इज कन्वीनियंस कि हम एक कार्ड को लेके कहीं भी घूम सकते हैं। सो ये कार्ड इज लाइक पेमेंट, हमारा एक पेमेंट कार्ड है। और इसमें एक ये है कि हमें ग्रांट, हमें एक बता देते कि लाइन ऑफ क्रेडिट हमें कितना यूज करना है, ये कितना, अब कितने पैसे तक हमें यूज करना है, ये ऑलरेडी हमें कैसे ये बैंक हमें बता देती है कि इसमें कितना अमाउंट हमें यूज करना है क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी आपको आइडिया होगा, हम जाते हैं एटीएम में, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, उससे पैसा निकलता है, वो कौन सा कार्ड होता है, वो हमारा डेबिट कार्ड होता है।
अभी बहुत सारी बैंक है ना क्या करती है, डेबिट कार्ड ऑफर करती है। जब अगर अकाउंट ओपन हो जाता है किसी का, तो अकाउंट होल्डर को क्या करते हैं, अकाउंट होल्डर को क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है कि उनको ऑफर करते हैं कि आप डेबिट कार्ड बनवा लो, डेबिट कार्ड बनवा लो। सो ये डेबिट कार्ड था, डेबिट कार्ड इज लाइक अ कार्ड पेमेंट, जहाँ पे हम हमारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं, हमारे अकाउंट से पैसे निकलते हैं, मतलब हमारे अकाउंट से क्या होता है, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट। हम हमारे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए, हम एटीएम में जाते हैं, कार्ड स्वाइप अप करते हैं, और हमने जितने पैसे निकाले हैं वो उतने अमाउंट ऑफ पैसा जो रहता है वो हमारे अकाउंट से क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और कुछ बैंक जो होती है वो पर्सनलाइज डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या करती है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उनको ऑफर करती है। तो ये हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड था। नेक्स्ट आरटीजीएस, नेफ्ट, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस फैसिलिटी। ये जो सब है ना, इससे क्या होता है कि हम फंड ट्रांसफर करते हैं। फंड ट्रांसफर मतलब पैसे ट्रांसफर करना। आजकल हमें गांव में पैसे ट्रांसफर करना रहता है कि कभी जरूरत पैसे हम पड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें पैसे ट्रांसफर करो। तो ये सब है कि हमें किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, तो ये सब चीजें इसमें, ये ई बैंकिंग सर्विसेज है, इसके थ्रू हम फंड ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट वन इज आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो हमने देखा आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब होता है ये किसके लिए, फंड ट्रांसफर के लिए है। रियल टाइम सेटलमेंट क्या होता है, जो हमारा ये जो रियल टाइम सेटलमेंट है, रियल टाइम सेटलमेंट ये क्या होता है कि इधर पे हम अपने पैसे जब ट्रांसफर कर देते हैं, द ट्रांजेक्शन आर सेटल एज सून एज द प्रोसेस, मतलब कि हमने जब ट्रांजेक्शन कर दिया तब वो क्या होता है, सामने वाले को क्या होता है, रिसीव हो जाता है। आरटीजीएस में अगर एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो वापस नहीं हो सकता। इट्स लाइक आपने पेमेंट कर दिया है और वो पेमेंट ऑलरेडी आपने कर दिया, अगर बाय चांस अगर आपने किसी को गलती से कर दिया है तो इसमें ऐसा है कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो इट इज लाइक पेमेंट हो गया, आप उसको वापस से नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, जो इसमें फंड ट्रांसफर कर रहे हो, पेमेंट की जो आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें हम लोग को अमाउंट की बोल दे कि आप सिर्फ इतने अमाउंट कर सकते हैं। वो अमाउंट है सिर्फ 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। इट इज लाइक 2 लाख आपका मिनिमम अमाउंट है कि आपको इतने तक आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है इसमें, तो आरटीजीएस में सिर्फ आप 2 लाख तक क्या कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अभी आप फंड ट्रांसफर करते हो तो ये कह सकते हैं कि बैंक थोड़े बहुत इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये बैंक सब, अगर आप, ये डिफरेंट होता है बैंक टू बैंक की कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कितनी बैंक, कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ये होता है। तो आरटीजीएस है एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कि आपने जैसे ही ट्रांसफर किया है अपना फंड ट्रांसफर, तो आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। ऐसा होता है कि आपने जैसे फंड अपना ट्रांसफर कर दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो भी हमारा एज वेल एज द प्रोसेस कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो गया है वो सेटल हो गया, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आ जाएगा करके कि आपका फंड ट्रांसफर हो चुका है। तो ये आरटीजीएस था। नेक्स्ट है हमारा नेफ्ट, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट क्या है, नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अभी जैसे क्या था हमारा, जैसे बैंक का ना कि इतनी सर्विस आ रही है, इतने टाइम का बैंक ओपन रहता है, तो इसका भी ऐसे ये भी फॉर कुछ टाइम के लिए ओपन होता है कि अगर सपोज लो बैंक क्लोज हो गया, अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो अगर इसका भी नेफ्ट का है कि आप ये, इसका भी टाइम रहता है कि 8 AM to 7 PM, ये इतना काम करता है। मतलब इससे भी कुछ वर्किंग आवर्स, इतने ही वर्किंग आवर्स में आपको क्या करना है, अगर आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना आपको फिर वेट करना पड़ेगा, इसका वर्किंग आवर खत्म हो जाता है। तो सो ये नेफ्ट क्या है, इट इज लाइक हमारा जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इसमें आप फंड ट्रांसफर करते हो। बट इसमें कैसा है कि आप जो फंड ट्रांसफर नेफ्ट के थ्रू आप फंड ट्रांसफर करते हो तो बहुत सारे लोग फंड ट्रांसफर करते हैं। तो जब इसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग क्या होता है, ग्रुप होता है कि अगर आपका उस ग्रुप में आया तब जाके वो उधर जाके आपका जो फंड जो है वहां पर पहुंचा है कि नहीं, जिसको आप कर रहे हो, फंड ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे पहुंचा कि नहीं। तो इट जो अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, अगर उस ग्रुप में आपका है तब जाएगा, वरना आपको वेट करना पड़ेगा। आरटीजीएस में क्या था कि आपका एक बार पैसा चला गया तो उधर सामने वाले को मिल जाता था, बट इधर थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर पे अलग अलग स्लॉट, अलग अलग ग्रुप होते हैं, अगर आपका उस स्लॉट में है तो आपके उस स्लॉट में वहां पे सामने वाले को पैसे मिल जाएगा। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन आरटीजीएस फट से हो जाता है, फट जल्दी से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, ये तो आइडिया होगा। अभी नेट बैंकिंग जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो हमारे जो हम जो होते कस्टमर,
जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स जो होते हैं, हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल फोन होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब जो भी ट्रांसफर रहेगा, जो भी हमें कुछ ट्रांजैक्शन करना रहेगा, तो या पेमेंट्स रिलेटेड हो या कुछ फंड हमें ट्रांसफर करना हो, हम देखते हैं आज हम कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज यूज करते हैं, जो हमारा गूगल पे हो गया, जीपे हो गया, कुछ भी हम यूज करते हैं, हमें पैसे चाहिए तो हम कॉल कर देते हैं कि हमें इतना पैसे ट्रांसफर कर दो, हमें ये जरूरत है। तो आजकल तो हम बहुत सारी चीज, हम बहुत कुछ यूज कर रहे हैं बैंकिंग के थ्रू, कुछ भी हो तो मोस्ट ऑफ लोग तो आज सब ये यूज कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, उधर पे भी एक क्या उन्होंने अपना एक मशीन रख दिया है कि वो भी कैश में पैसे ले रहे, कार्ड करो उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। सो इट्स लाइक अब ये बहुत सारे जगह इसकी बहुत इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, हर जगह फैल गया है। पहले डेट यूज हुआ था बट अभी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। अब इसमें क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया आपके सामने हो रहे, आपको पता चल जाता है आपने कितने ट्रांजैक्शन किया, आपके रिकॉर्डिंग हो जाता है, और जो भी आपका कंप्यूटर है, पीसी, मोबाइल में आपका सब उधर पे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपके कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने पेमेंट हो रहे हैं, कितना फंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं, सब आपको आइडिया हो जाता है। तो इट इज लाइक नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इसमें हो जाता है कि जिसको पेमेंट करना है, ट्रांसफर करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, वो कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। मोबाइल बैंकिंग इज लाइक मोबाइल में यूज करते तो क्लाइंट अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन कर लेता है। क्लाइंट क्या करता है, जो अपना मोबाइल है वो क्लाइंट रजिस्टर्स विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी, वो ना बैंक के साथ रजिस्टर कर लेता है। फिर उसका एक कोड रहता है ट्रांजैक्शन के लिए, उनको यूनिक कोड दिया जाता है कि उससे वो क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। तो बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी अलग अलग ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर उसको बैलेंसेस देखना है, ट्रांसफर ऑफ फंड करना है, पेमेंट स्टॉप करना है, चेक बुक इशू करना है, तो ये सब भी क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से वो कर सकता है। And the last one is that is हमारा IMPS facility, that is immediate payment services, immediate payment service। हमने देखा कि RTGS और NEFT, RTGS में पैसे जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है, NEFT में टेक सम टाइम, एंड इमीडिएट पेमेंट मतलब कि इधर जैसे आपने जैसे ही पेमेंट किया सामने वाले को क्या होता है, मिल जाता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस मतलब कि इसमें इंस्टेंटली आपको सामने वाले को क्या होता है, पैसे जो आपने ट्रांसफर किए वो मिल जाता है। तो ये हमारे कुछ ई बैंकिंग सर्विसेज थे हमने जो देखे। हमारे यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज की जो भी रिलेटेड था यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये है इंश्योरेंस। अभी है इंश्योरेंस वर्ड आपने बहुत सुना होगा, आपके घर में भी इंश्योरेंस लेते होंगे। एक्चुअली होता क्या है, घर में सुना है, बाहर से सुना है, टीवी पे कितने एड्स आते हैं इंश्योरेंस के, कि गाड़ी के इंश्योरेंस ले लो, इसके इंश्योरेंस ले लो, उसके इंश्योरेंस ले लो, बहुत सारे इंश्योरेंस लेते हैं। तो अभी ये इंश्योरेंस क्या है हम आज देखेंगे। इसमें Insurance is a means of protection from the financial loss। इंश्योरेंस मतलब कि होता क्या है कि आपका इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं। मतलब अभी कैसे आपके रिस्क होते हैं, मतलब आपका कुछ रिस्क होता है ना, तो आप रिस्क दो टाइप के होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है, सॉरी अभी जो रिस्क होता है ये क्या है कि इंश्योरेंस हमारे जो रिस्क होते हैं दो टाइप के होते हैं, इंश्योरेबल रिस्क, एक नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क आप इंश्योरेंस से कवर अप कर सकते हो, आपकी जो भी रिस्क है उसमें जो भी नुकसान हुआ आप इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप कर सकते हो, बट जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है उसमें नहीं कवर अप कर सकते। तो जो हमारा इंश्योरेबल रिस्क है, जो इंश्योरेंस हम लेते हैं किसी चीज के लिए, या हमने इसके लिए इंश्योरेंस लिया, कल को जाके इसको कुछ होता है, हमारे शॉप के लिए लिया है, गाड़ी के लिए लिया है, किसी फैमिली मेंबर के लिए लिया है, तो कल को जाके इनको कुछ होगा, इनसे कुछ होगा, तो हम सामने वाली कंपनी जिनसे हमने इंश्योरेंस लिया वो हमें क्या करेगी, पे करेगी। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये किसके बीच में होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर और इंश्योर्ड ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरर, अभी ये कुछ वर्ड्स है हमारे इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस है इसके कुछ टर्म्स है कि अभी एक्चुअली आइडियल इंश्योरेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ टर्म्स है, हमें वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको इंश्योरेंस क्लियर हो जाएगा आपका इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस हम अलग अलग चीज के लिए लेते हैं, अपनी गाड़ी के लिए, घर के लिए, इवन इंसानों के लिए लिया भी जाता है। तो ये इंश्योरेंस है, देखते हैं। अब जब आप इंश्योरेंस लेते हो ना तो सामने वाला आपको कंपनसेशन करता है, आपको पे करता है अगर आपको कुछ लॉस हुआ। और जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको मंथली या टाइम टू टाइम ना कुछ प्रीमियम, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। तो पहला है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता क्या है, इंश्योर्ड कौन होता है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर होता है, जिसने पॉलिसी ली है। मतलब फॉर एन एग्जांपल कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मेरे को मेरे घर का इंश्योरेंस चाहिए, तो मैंने सामने वाली कंपनी से एक इंश्योरेंस लिया अपने घर का, तो मैंने लिया तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ इंश्योर्ड।
इंश्योर। तो ये कौन होता है? जो पॉलिसी लेता है, मतलब जिसको पॉलिसी, जिसने पॉलिसी ली है सामने वाले से, जिसको अपने अपने लिए क्या होता है कि अगर उसके लॉस, वो अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने या किसी और चीज के लिए इंश्योरेंस, एक पॉलिसी लेता है। इंश्योरेंस कंपनी से क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्या करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसको मिलती है, उसमें उसका जो भी रहेगा कि उसने किसके लिए ली है, तो वो पर्सन इंश्योरर होता है, इंश्योरर होता है। नेक्स्ट वन है इंश्योरर। हमने देखा कि पॉलिसी होल्डर मतलब जिसने पॉलिसी ली है, जो पॉलिसी देता है मतलब सामने वाली कंपनी, मतलब मुझे सामने वाली कंपनी ने क्या दी, मुझे पॉलिसी दी, मतलब उसने मुझे क्या दिया, इंश्योरेंस दिया मेरे घर के लिए, मैंने अपने घर के लिए फॉर एग्जांपल घर के लिए मैंने इंश्योरेंस दिया है, तो वो क्या हो गया, इंश्योरर कौन हो गया, सामने वाली पार्टी जिसने मुझे पॉलिसी दी है। प्रीमियम क्या होता है कि आप कुछ अमाउंट, कुछ एक फिक्स अमाउंट रहता है जो आप क्या करते हैं, पे करते रहते हो। पॉलिसी जो है रिटर्न एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, ये दोनों के बीच में। नेक्स्ट वन है क्लेम, कि आपको कितना क्लेम रहता है, आपने कितने के लिए आपको जो क्लेम अमाउंट, कितना क्लेम आपको मिलेगा अगर आपका उतना लॉस होता है तो। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब कि क्या आता है, प्रपोजल वर्ड होता है, किसी को प्रपोज करना नहीं, इट इज लाइक कि हम किसी को सामने वाले, कि अभी कितने इंश्योरेंस के कॉल्स आते रहते हैं कि सर आपको ये इंश्योरेंस चाहिए, मैम आपको ये इंश्योरेंस चाहिए, तो दे आर लाइक हम लोग को वो सामने से बताते हैं किसी चीज को, हम क्या करते हैं, सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हैं, तो दैट वो जो हमारा रिक्वेस्ट करता है ना, वो रिटर्न फॉर्म में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा सब्जेक्ट मैटर कि आपने किसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे इंश्योरेंस के रिलेटेड। इंश्योरेंस आपको आइडिया हो गया कि क्या है, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, सामने वाली कंपनी आपको पे करेगी कि आपका जितना भी लॉस हुआ है। अभी इंश्योरेंस देखते हैं कि आगे क्या है। हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस दिया है, इसमें टोटल 7 प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। हर एक एग्जांपल के साथ देखेंगे आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है। अभी जो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ मतलब विश्वास, विश्वास होना। तो अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो हम जिस चीज के लिए ले रहे हैं ना, हमें एग्जैक्ट वही चीज बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन ए है और सामने वाली कंपनी है, सामने वाली कंपनी से उसने क्या बोला कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई है, उसके मतलब फॉर एग्जाम्पल कि पर्सन ए और सामने वाली कंपनी है, तो जब उसने इंश्योरेंस दिया था तो उसने क्या, उसने ना उसको हार्ट सर्जरी की, उसको एक हार्ट का प्रॉब्लम था, तो इसने ये अपना इन्फॉर्मेशन सामने वाली कंपनी को बताया नहीं था, इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि इसको कुछ और प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के लिए उसने क्या लिया, इंश्योरेंस ले लिया। तो जब उस पर्सन की डेथ हो गई, पर्सन ए की डेथ हो गई, तो अभी वो क्या करेगा, उसकी फैमिली क्या करेगी, जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगी कि इसका अभी क्या हो गया, मतलब हमारे फैमिली मेंबर का डेथ हो गया, तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लिया, तो जो भी कंपनसेशन हमें पे करना है। बट इसके डेथ होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि इसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, हार्ट से रिलेटेड इसका कुछ प्रॉब्लम था, और ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताया गया था, तो हम कंपनसेशन नहीं कर सकते। तो इधर पे क्या है कि जो भी एक करेक्ट क्लियर, जो भी जिस चीज के लिए आपको लेना है वो करेक्ट क्लियर इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। जो भी आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपको उसमें क्या लेना है, आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देना है। आपने ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला और बट इंश्योरेंस कंपनी भी कंपनसेट करने से पहले देखती है कि एक्चुअल वही प्रॉब्लम हुआ, उसी से आपकी डेथ हुई कि नहीं हुई है। तो इधर पे क्या है, आपको क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन देना है सामने वाली कंपनी को, तब जाके आपको उस पे कंपनसेशन होगा। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है तब आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या, कि आपने जो पॉलिसी ली है, आपने जिस चीज के इंश्योरेंस लिया, उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब कुछ इंटरेस्ट है। और ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, जो हमारे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो क्या है, ये हर एक जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं ना, उसमें ये होता है। और ये हमारे जो सामने वाली पार्टी होती है जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है कि उसको कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट था।
नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? गारंटी करना, एश्योर करना कि हाँ आपका जो भी लॉस हुआ है हम आपको पे करेंगे, आप जिस आपका जो पहले था हम आपको उसमें उतना कवर अप करके देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये होता है गारंटी करना, एश्योर करना सामने वाली पार्टी को कि हाँ आपको जितना भी लॉस हुआ है, आप जिस पोजीशन में थे हम है आपको क्या करेंगे, इतना गारंटी करते हैं, एश्योर करते हैं कि आपको उतना कवर अप जो भी होगा लॉस हुआ हम उसको कंपनसेट करेंगे। इसमें क्या है कि आपने समझ लो 5 लाख की क्या ली थी, पॉलिसी ली थी, आपने लिया था एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था 5 लाख का, बट आपका लॉस हुआ कितने लाख का? 3 लाख का लॉस हुआ। तो आपने पॉलिसी कितने की ली थी? 5 की ली थी, 5 लाख की। तो आपको पूरा 5 लाख मिलेगा नहीं, सामने वाली कंपनी ने देखा कि आपकी सिर्फ क्या हुआ, 3 लाख की क्या हुई है, लॉस हुआ, तो आपको वो सिर्फ 3 लाख पे करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या, जितना आपका लॉस हुआ है जो भी है वो एश्योर करते हैं, गारंटी करते हैं कि आपको जितना भी लॉस हुआ हम उतना पे करेंगे। इंश्योरेबल आपने जितनी भी, भले आपने 10 लाख की 15 लाख की जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, बट एक्चुअल लॉस जो हुआ है उतना ही आपको पेमेंट किया जाता है, पूरा नहीं किया जाता है, कंपनसेट उतना ही किया जाता है, पूरा नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबोग्रेशन। आप अगर आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर ए की गाड़ी थी, उसका 2 चक्के का गाड़ी था, एक बाइक था, वो क्या हो गया, चोरी हो गया, और उसने अपनी गाड़ी के ऊपर एक पॉलिसी ले चुकी थी ऑलरेडी। तो उसने क्या किया, उसकी गाड़ी क्या हो गई, चोरी हो गई, और उसने क्या किया कि उसने कंप्लेन कर दी पुलिस स्टेशन में कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई, और वो क्या चला और जब उसको रिपोर्ट मिल गया कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, पुलिस वाले के पास हो गया, उसने अपनी रिपोर्ट फाइल की, और वो रिपोर्ट फाइल जो भी था उसके पास एज अ प्रूफ इंश्योरेंस कंपनी के पास गया कि देखो मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, अब जो भी कंपनसेशन हो वो मुझे पे कर दो। तो उधर पे सामने वाली कंपनी ने उसको पे तो कर दिया, बट बाद में उसकी गाड़ी क्या हो गई, मिल गई। ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट कर चुकी थी, तो जो भी गाड़ी मिलने के बाद जो ओनरशिप था गाड़ी का वो मिस्टर ए का नहीं होगा, अब वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी का होगा। इधर जो ओनरशिप हो जाता है ना वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी पे कर चुकी है किसको, जिस मिस्टर ए को। उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, उसने क्या किया, कंप्लेंट किया पुलिस में जाके, और वो क्या था, जो भी रिपोर्ट था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके गया और दिखाया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। अब तो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कंपनसेट कर दिया। कुछ टाइम बाद देखा कि उसकी गाड़ी मिल चुकी है, और उसकी गाड़ी मिलने के बाद उसकी गाड़ी जो मिल गई थी तो उसका जो ओनरशिप था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, क्योंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, उसको कंपनसेट कर दिया। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ सबोग्रेशन। और यहाँ पे जो ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी के पास आती है तो उसी के पास राइट है कि उसको अगर उसकी गाड़ी को बेच देना है, या गाड़ी को रखना है, या गाड़ी को कुछ भी करना है, वो उनकी मर्जी है। उसके बाद 5th वन हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूट होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी एक पर्सन ने, उसकी एक प्रॉपर्टी है और उसने उस प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लिया है, और उसने वो इंश्योरेंस कम से कम समझ लो कम से कम समझो कि 2 या 3 लोग से उसने इंश्योरेंस लिया है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी से इतनी इंश्योरेंस है, दूसरी कंपनी से फॉर कुछ सम ऑफ अमाउंट है, और तीसरी कंपनी से सम ऑफ अमाउंट है। तो उसका लॉस हो गया था, तो अब वो क्या करेगी, वो पूरा अमाउंट सबसे करेगी, पूरा अमाउंट जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है सबसे क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। सामने वाली कंपनी क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगी। एग्जाम्पल है कि मिस्टर ए का क्या है, प्रॉपर्टी है 10 लाख का, उसने इंश्योरेंस क्या किया था, 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली थी, 10 लाख का लिया था, और उसने 3 लोग से लिया था, 3 इंश्योरेंस कंपनी से उसने क्या किया था, 3 इंश्योरेंस कंपनी से उसने कंपनसेशन के लिए अप्लाई करके रखा था कि उसने इंश्योरेंस लिया, वो भी कितने, 3 लोगों से लिया। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, लॉस कितना हुआ उसका, 5 लाख का लॉस हुआ। तो अब ये 5 लाख वो तीनों कंपनी से लेगी नहीं, तीनों कंपनी थोड़ा थोड़ा पे करेगी, 5 लाख कलेक्ट होना चाहिए, मतलब तीनों कंपनी से उसे लिया तो तीनों कंपनी से इतना इतना वो क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, वो जाके 5 लाख होता। हर एक कंपनी उसको 5 लाख नहीं देने वाली है, तीनों कंपनी क्या करेगी, इतने इतने अमाउंट अपना निकालेगी ताकि वो 5 लाख अमाउंट हो, और उसको उतना कंपनसेशन, उसके जितना भी लॉस उसको पे कर दिए। अब इसमें केस क्या होता है, 2 केस होता है। पहला केस ये है कि तीनों कंपनी जो है, 3 कंपनी है, तो पहला एक कंपनी उसको पूरा 5 लाख पे करेगा, पूरा उसने पे कर दिया, तो अब उसने पूरा पे किया,
अभी उसका एक्चुअल उसने तीनों कंपनी से लिया ना, तो तीनों से क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, तो उसने उससे पूरा पे किया। तो जो बाकी की जो दो इंश्योरेंस कंपनी बचे ना, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी जाके क्या करेगी, दूसरे दो कंपनी से अपना थोड़ा पैसा लेगी, क्योंकि पूरा पे उसने किया ना, ये दोनों ने तो कुछ नहीं किया, उसने इससे भी इंश्योरेंस दिया था। तो ये क्या करेगा, पहला कंपनी ये दोनों के पास जाएगा और थोड़े थोड़े पैसे वो अपने पास ले लेगा। और दूसरा केस क्या होता है कि जिसने प्रॉपर्टी ली है, जिसने पॉलिसी ली है, वो क्या करेगा कि सामने जितने लोगों से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो तीनों से क्या करेगी, वो तीनों से वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट करेगी, जितना लॉस हुआ उतना ही कलेक्ट करेगी। 5 लाख का लॉस है वो, तो तीनों से क्या करेगी, 5 लाख कलेक्ट कर लेगी। और पर्टिकुलर नहीं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आएगा जिसका तीनों का मिला के 5 लाख होना चाहिए। ये था प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब क्या, कि यहाँ पर आपने जो पॉलिसी मतलब आपका जो भी लॉस होता है, मतलब यहाँ पर आपने अगर पॉलिसी ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर एन एग्जांपल आपका लॉस हो रहा है, आपका अपने घर की अपने घर के लिए क्या लिया, एक पॉलिसी ले लिया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है कि आपका घर अगर जलता है तो आपने उस चीज के लिए पॉलिसी ली, इंश्योरेंस कंपनी से उस चीज के लिए पॉलिसी ले ली। तो अगर आपका अचानक से कभी भी अनसर्टन इवेंट्स हो जाता है, अचानक से कभी भी कुछ भी हादसे हो जाते हैं, तो आप कल को क्या हुआ, आपका घर है ना जलने लग गया किसी इलेक्ट्रिक शॉकेट की वजह से, क्या होगा, आपका घर में क्या हो गया, आग लग गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से बैठ को देखोगे आपका घर जलते जा रहा है और आपको लगे हाँ मैंने तो ऑलरेडी इंश्योरेंस ले लिया तो मुझे क्या टेंशन है। तो इधर पे आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने लॉस को कितना कम कर सकते हो। इधर पे उसको अब ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो अपने आप को इस लॉस क्या करे, वो कम करते जाए, अपने लॉस को कम करते जाए। और ऐसा नहीं, उसको केयरलेस बिहेव नहीं करना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा। जितना हो सके आपसे जितना जितना आप क्या कर सकते हो, अपने नुकसान को कम कर सकते हो, उतना नुकसान को कम करो। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो भी आपका नुकसान होगा उसके हिसाब से कंपनसेशन आपको मिलता है। अभी इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी किस चीज के लिए, रिस्क ऑफ थेफ्ट, मतलब अगर आपके घर में चोरी होगी, कल को अगर आपके घर में चोरी होती है तो जो भी जितना भी चोरी हुआ है उसके हिसाब से आपको जो भी चोरी हुआ है, जितना भी सामान गया है उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पेमेंट कंपनसेशन मिल जाएगा। इधर पे क्या हुआ था कि आपने किसके लिए पॉलिसी ली थी, आपने इंश्योरेंस ली थी अगर आपके घर में चोरी होती है तो इधर पे क्या हुआ कि एक दिन घर में चोर आया, उसने सामान चोरी कर लिया और उसने क्या किया, घर में आग लगा दी। घर में क्या कर दिया, आग लगा दिया। अब इधर पे दो केस होता है, चोरी तो हुई बट साथ साथ आग भी हुआ, आग भी लग गई इसमें। तो जो चोरी हुआ उसका कंपनसेशन मिलेगा बट आग लगने का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर पे क्या हुआ था, इधर पे आपने फायर इंश्योरेंस नहीं लिया था, आपने सिर्फ बोला था कि मेरे घर में चोरी हुई थी तो उस चीज के लिए आपने पॉलिसी ली थी। तो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी आएगी, वो देखेगी एक्चुअल आप किस चीज के लिए लिए थे और आपका क्या लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और जिस चीज के लिए आपने ली थी उतना ही पेमेंट मिलेगा। कि अगर घर जल गया तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने आपने उनसे वो क्या था, उस चीज के लिए पॉलिसी नहीं ली थी। तो जो आपका चोरी सामान हुआ है, जो भी सामान चोरी हुआ है उतना ही आपको पे मिलने वाला है। जो भी फायर के रिलेटेड मतलब आग लगने की वजह से आपका जो नुकसान हुआ है आपको वो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल थे जिसमें हमने देखा इट वाज गुड फेथ कि आपको सामने इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर एंड कट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तब जाके आपको कंपनसेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस पे एक इंटरेस्ट होता है जो फाइनेंशियल बेनिफिट देता है इंश्योरर को। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, पॉलिसी होल्डर को हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब कि गारंटी एश्योर करती है कि आपको जो भी लॉस हुआ एग्जैक्ट वही मिलेगा। 5 लाख का लॉस, 5 लाख की पॉलिसी 3 लाख का लॉस हुआ तो आपको 3 लाख ही मिलेगा, 5 लाख पूरा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन है सबोग्रेशन, यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है सामने वाली कंपनी को अगर कंपनसेशन पे कर दी गई है तो। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने 3 लोग से लिया है तो तीनों थोड़ा थोड़ा करके एग्जैक्ट अमाउंट जितना लॉस हो आपको वो पे करेंगे, वरना एक कंपनी पूरा पे करेगी और वो एक कंपनी दूसरे कंपनी से कंपनसेट करेगी। मिटिगेशन ऑफ लॉस, जितना हो सके अपने नुकसान को कम करो, लॉस को कम करो, केयरलेस नहीं होना आपको। एंड द लास्ट वन कॉज प्रॉक्सिमा, मतलब कि जो भी नियरेस्ट है आपका, जो भी एकदम नियरेस्ट जिस चीज के लिए पॉलिसी ली है उस जिसके लिए आपका नुकसान हुआ है उसी को आपको कंपनसेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
तो ये कुछ हमारे क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, हमने देखा कि अभी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अभी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस भी हमें दिए हैं, जिसमें हमें 3 टाइप दिए। फर्स्ट वन इज हमारा लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट वन हमारा मराइन इंश्योरेंस, एंड जो लास्ट वन है फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सबको पता होगा। लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर एग्री whereby the insurers agree to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier for the consideration। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बीच में हम लोग ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा, ये दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहाँ पर इंश्योरर मतलब इंश्योरर जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एग्री करते हैं कि वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी जितना भी उनको क्या जितना भी कंपनसेट द इंश्योर्ड अ सर्टेन सम, जितना भी जितने अमाउंट के लिए उन्होंने पॉलिसी ली है या जितने साल के लिए, कि अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है, या तो एक्सपायर होने के या तो हमारा जितना पॉलिसी है उस पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपको कंपनसेशन मिलेगा, या उस पर्सन के डेथ होने के बाद मिलेगा। जो भी कंसिडरेशन आपने मेंशन किया है कि आपको डेथ होने के बाद का है या आपके पॉलिसी के एक्सपायर होने के बाद का है, तो इसमें भी हमें अलग अलग क्या दिए हैं, उसके अलग अलग टाइप्स दिए हैं लाइफ इंश्योरेंस के। फर्स्ट वन है होल लाइफ पॉलिसी, नेक्स्ट है एंडाउनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड द लास्ट वन ULIP पॉलिसी। फर्स्ट वन होल लाइफ पॉलिसी है। जो होल लाइफ पॉलिसी है, यहाँ पे पूरी बंदे की जिंदगी के ऊपर हम पॉलिसी ले लेते हैं। जब तक बंदा एक्सपायर नहीं हो जाता, वो इंसान की डेथ नहीं हो जाती, तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला। अब चाहे वो 90 साल तक जिए, 100 साल तक जिए, 120 साल तक जिए, इट इज लाइक होल लाइफ पॉलिसी, मतलब उसकी पूरी जिंदगी के क्या क्या पूरी जिंदगी जब तक वो अलाइव है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो हमें क्या मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आफ्टर द डेथ क्या होगा, जो भी उसका नॉमिनीज है, पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी रहेगा उसमें जो भी नॉमिनीज उसके घर के मेंबर के ऊपर लिख दिया कि मेरे डेथ होने के बाद, मेरे एक्सपायर होने के बाद जो भी जिसका भी नाम मेंशन किया, जो भी उसके फैमिली मेंबर है, उनको क्या कर दिया जाएगा, कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो ये होल लाइफ पॉलिसी है। नेक्स्ट वन एंडाउनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो हमारा होल लाइफ पॉलिसी है ना, यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रीमियम रहता है, जो भी रेट ऑफ प्रीमियम रहता है इधर पे ना थोड़ा वो कम रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एंडाउनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब ये जो पॉलिसी रहती है ना, हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहते हैं और यहाँ पे बोनस भी मिलता है। और इसमें बोनस जो मिलता है अभी कैसे, इधर पे आपको कंपनसेशन कब मिलेगा कि अगर डेथ होने के बाद अगर डेथ हो गया तो ठीक है, वरना आपका जो भी स्पेसिफिक पीरियड आपने लिया है वो स्पेसिफिक पीरियड अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तब आपको क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, इधर बोनस भी रहता है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, इधर पे भी ना एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है, बट इधर पे जो प्रीमियम होता है ना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसका जो प्रीमियम रहता है ना, वो जितने भी पॉलिसीज रहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज उससे कम होता है। और यहाँ पे जो भी प्रीमियम होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। और इधर पे डेथ होने के बाद जो भी जितना भी अमाउंट आपको मेंशन किया गया है उतना अमाउंट आपको क्या मिलेगा, पे कर दिया जाएगा। उसके बाद एन्युटी पॉलिसी, एन्युटी एनुअल होगा कुछ, मतलब साल भर में कुछ मिलने वाला। एन्युटी में क्या होता है, एन्युटी पॉलिसी में कि आपको एक लमसम अमाउंट, मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट में या इंस्टॉलमेंट्स में थोड़े थोड़े पैसे ना क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, प्रीमियम वो पे करना पड़ता है। और आपको जो इधर पैसे आते हैं वो पीरियडिकली आते रहते हैं, मतलब कि या तो आपको साल भर में आएंगे या महीने महीने में आएंगे, जैसे आपने बोला गया उसके हिसाब से आपको हो जाएगा कि मिलता रहेगा। जैसे कि पेंशन आता रहता है ना महीने महीने की, कोई रिटायर्ड हो गया बाद उसको पेंशन मिलता है, तो इधर पे एन्युटी पॉलिसी में आपको एक लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट पे करने रहते हैं प्रीमियम में। उसके बाद आपको जो भी अमाउंट है वो क्या होता है, रिसीव बैक होता है, तो मतलब कुछ सालों सालों में मिलते रहते हैं। अगर आपने पूरे साल के ले लिए तो आपको पूरे साल के बाद मिलेंगे, या तो आपको लाइक पूरे लाइफ के बाद, या तो फिर महीने महीने साल भर में, जैसा आपने बोला उस हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन है मनी बैक पॉलिसी। एज मनी बैक पॉलिसी एज अ नाम ही जो हमें सजेस्ट कर रहा है कि जहां पर क्या होता है, आपको पैसा मिलता रहता है रेगुलर इंटरवल्स पे, कि इधर पे जो भी आपका money back policy provide a regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantee the benefit of full sum assured in the event of the death of the insured
to the dependents of the insured. Generally, the money back policy is available for 4 terms, that is हमारे 12 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, इतने साल के लिए हमारी मनी बैक पॉलिसी होती है। यहाँ पर जो भी है, जितना भी पैसा, मतलब एक रेगुलर परसेंटेज, आपका जो भी अमाउंट है उतना आपको क्या मिलता रहेगा, वो पैसा वापस मिलते रहेगा। जो भी रेगुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट है, आपको क्या मिलता है, रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम है वो आपको मिलता रहेगा। और इवन डेथ होने के बाद वो जितना भी फुल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस में सुना होगा सब लोगों ने, बच्चों के लिए हम लेते हैं। यहाँ पे क्या है चाइल्ड इंश्योरेंस में कि उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए अभी से क्या करते हैं, सब इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए, जब वो हो जाते हैं बॉर्न, तो उनके लिए क्या होता है, पॉलिसीज लेने लग जाते हैं, ताकि वो आगे जाके अपने ड्रीम्स को क्या कर सके, पूरे कर सके। जो भी उनका ड्रीम्स है वो पूरा कर ले वो, तो जो भी उसको होगा वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू उनको हेल्प होगा। तो इधर पे क्या होता है, अपने बच्चों के लिए वो क्या कर लेते हैं, अभी से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। और जब वो 18 का हो जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, वो 18 के बाद, उस 18 के बाद ही वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी अमाउंट है उसको कंपनसेट मिलेगा। ऐसी कुछ पॉलिसीज होती है जो 18 के बाद उनको मिलता है, बट कुछ इमीडिएट विड्रॉवल्स भी हो जाते हैं कि कुछ साल बाद उनको क्या होता है, अमाउंट मिल जाता है। रिटायरमेंट पॉलिसी इज लाइक कि अगर आपका रिटायरमेंट हो गया तो आपको कंपनसेशन मिलता रहेगा, कि आपको पैसा आते रहेगा मंथली। आपका जो भी रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट पॉलिसी आपने ली है, तो आपको रिटायरमेंट होने के बाद जो भी पैसा आएगा आप उसको क्या कर सकते हो, वो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती रहेगी। एंड द लास्ट वन इज ULIP पॉलिसी, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है, ULIP पॉलिसी मतलब ये बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होते हैं ना हमारे, और they combine the benefits of life इंश्योरेंस पॉलिसी विद म्यूचुअल फंड्स। हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसके साथ वो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसका बेनिफिट मिलता है हम लोग को ULIP पॉलिसीज में। इसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये कुछ हमारे क्या थे, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स थे। देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहाँ पर हम इंसान जो होते हैं उनके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। हमने कुछ देखा है इधर पे कि होल लाइफ पॉलिसी बंदे की पूरी जिंदगी के ऊपर ये पॉलिसी, उसके डेथ होने के बाद ही उसको कंपनसेशन मिलेगा, जब तक वो अलाइव है तब तक नहीं मिलेगा। एंडोनमेंट हम यहाँ पे फॉर स्पेसिफिक पीरियड लेते हैं, इधर पे बोनस मिलता है, इधर पे भी स्पेसिफिक पीरियड लिया जाता है, और बट इधर जो प्रीमियम है वो फिक्स रहता है। एन्युटी पॉलिसीज है कि आपको लमसम अमाउंट पे करना रहता है, और जो भी आपका अमाउंट है वो आपको मिलता रहेगा मंथली, जो भी आपने बोला पीरियडिकली या फिर पूरे साल के बाद जो भी हो। उसके बाद मनी बैक पॉलिसी, आपको जो भी जितना भी रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम आपको बोला गया है वो आपको पैसे उतने मिलते रहेंगे, और अगर डेथ हो जाता है वो पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। चाइल्ड इंश्योरेंस अपने बच्चे के लिए लेते हैं, अपने चिल्ड्रंस के लिए लेते हैं, कि अभी से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आगे जाके उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे कुछ पॉलिसीज होते हैं जहाँ पे एडल्टहुड के बाद, जहाँ पे 18 के बाद ही वो रिसीव कर सकते हैं, कंपनसेशन मिलता है। और कुछ होता है कि इमीडिएट हो जाता है, हम विड्रॉ कर सकते हैं। रिटायरमेंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ULIP, जहाँ पे हमारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को म्यूचुअल फंड्स के साथ क्या होता है, उधर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ हमारे क्या थे, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स थे, हमने देखा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा मराइन इंश्योरेंस है, जिसके भी कुछ टाइप्स दिए हैं। अभी मराइन इंश्योरेंस क्या है कि इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस, it gives protection against the losses caused due to the dangers of the sea. It is a form of insurance contract covering the loss or damage to vessels or to the cargo or passengers during the marine transportation. All the principles of insurance are applicable to marine insurance contract. मतलब कि हमने मराइन इंश्योरेंस जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पानी के थ्रू, तो उधर पे अगर उधर पे कुछ अगर प्रॉब्लम होता, हमारा लॉस होता है, तो हम मराइन इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे, हमारा जो भी लॉस है उसको कंपनसेट कर लेंगे। तो अभी मराइन इंश्योरेंस के भी कुछ हमें क्या दिए हैं, कुछ टाइप दिए हैं, जिसमें टोटल 9 टाइप्स है। वॉयेज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, ब्लैंकेट, पोर्ट रिस्क, कंपोजिट, सिंगल वेसल, एंड द लास्ट वन इज फ्लीट एंड द ब्लॉक पॉलिसी। फर्स्ट देखते हैं हमारा वॉयेज पॉलिसी। वॉयेज पॉलिसी मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, पॉलिसी ले लिया अपने एक सब्जेक्ट मैटर के लिए, मतलब आपका जो भी एक सब्जेक्ट मैटर है आपने उसके लिए एक पॉलिसी ले लिया है। अब इधर पे जो पॉलिसी है, इधर पे अब आपके इधर पे रिस्क कब स्टार्ट होता है, एग्जांपल कि आपका ट्रांसपोर्टेशन आपको करना है, मराइन के थ्रू हो रहा है, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेते हो, जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक,
तो जिस प्लेस तक आपने, जहां से आपका वोएज स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, उसके बीच में अगर आपका कुछ नुकसान होता है तब आपको पे कंपनसेट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो इधर पर रिस्क कब स्टार्ट होता है कि आपका जब शिप स्टार्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन आपको जब ट्रांसपोर्ट करना रहता है शिप के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो आपको जिस प्लेस से आपने स्टार्ट किया और जिस प्लेस तक आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन को रोकना है, जहां पर आपका शिप रुक जाएगा, उस प्लेस तक, उसके बीच में स्टार्टिंग टू एंडिंग, जहां से जहां तक का आपने लिया है, उसके बीच में अगर कुछ आपका प्रॉब्लम होता है, कुछ लॉस होता है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। अगर उसके बाद कुछ हुआ है तो आपको नहीं पे किया जाएगा। उसके बाद टाइम पॉलिसी मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा कि आपके इतने टाइम तक आपकी पॉलिसी रहेगी, इसके बाद अगर टाइम खत्म होता है तो आपको नहीं मिलेगा। अभी जो टाइम पॉलिसी होती है ना, ये 1 साल से ज्यादा तक का नहीं होती। मतलब अभी हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो इधर पे हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो इन केस आपका फॉर एग्जाम्पल कि आपने इतने टाइम के लिए क्या लिया, इतने टाइम के लिए ही पॉलिसी ली है, इतने टाइम के लिए पॉलिसी ली है, तो और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो उतने टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपकी पॉलिसी खत्म नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, जब तक आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी वोएज है, आप जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जब तक आपका वो नहीं पहुंच जाता तब तक वो पॉलिसी रहेगी। इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो टाइम खत्म हो जाता है तो आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। और टाइम पॉलिसी 1 साल से ज्यादा तक नहीं होती। आपका पीरियड फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने कुछ दिन के लिए लिया है फॉर अ 1 वीक, उस 1 वीक में अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी खत्म हो गई है, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी पॉलिसी चालू रहेगी। ये था। मिक्स्ड पॉलिसी क्या होता है कि इधर पे जो हमारी पहली और जो दूसरी पॉलिसी यहाँ पे मिक्स्ड होती है, यहाँ पे क्या होता है, मिक्स हो जाती है। यहाँ पे दोनों के रिस्क क्या होते हैं, कवर अप किए जाते हैं कि जो भी रिस्क होगा दोनों की रिलेटेड वो आपको पे कर दिया जाएगा। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है कि एक सम ऑफ अमाउंट आप क्या करते हो, उस उतने वैल्यू के लिए आपकी पॉलिसी होती है। वैल्यूड पॉलिसी मतलब आप जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, आप जितने भी जो भी माल आपका जो भी ट्रांसफर हो रहा है, तो उधर पे क्या होता है कि आपके जो भी गुड्स है, आपने उसके ऊपर एक पॉलिसी ली है और उसका आपने अमाउंट बता दिया है कि इतने वैल्यू होगा, जो भी लॉस होगा आपको करना पड़ेगा। तो इट इज लाइक अगर आप पहले ही ट्रांसपोर्ट करने के पहले अगर आप अपने प्रोडक्ट पे वैल्यू करें तो आपका आपके प्रोडक्ट का वैल्यू होता रहेगा, जो भी कंपनसेशन रहेगा। क्योंकि लॉस करने के बाद प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं रहेगा ना, पानी में जाते तो क्या होगा, कहीं पे घूम हो जाएगा, जो हमारे प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। सो इट इज लाइक कि आप है ना पहले होता है तो इट इज इजी कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कितना करना है, तो सेटलमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है लास्ट में। क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय होने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम देखें अभी कितना क्लेम करना है, कितना नहीं करना है, क्या पता इससे ज्यादा मिल सकता था, बट इतने डिस्ट्रॉय होने के बाद बहुत कम हो गया। तो इधर पे क्या होता है, आप वैल्यू डिसाइड कर लेते हो कि आपका जो भी माल है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आप वैल्यू डिसाइड कर लेते हो और उतने ही में आपको क्या जो भी वैल्यू है, जो भी लॉस हुआ उसके हिसाब से आपको पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा ब्लैंकेट पॉलिसी। अभी ये जो रिस्क है हमारा ब्लैंकेट पॉलिसी, यहाँ पे आपको ऑलरेडी जितने भी प्रीमियम रहते हैं वो ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको पे कर देना रहता है। और ये जो पॉलिसी होता है ना, अगर एक प्रॉपर्टी है उसकी जितने भी रिस्क है, बहुत सारे, अभी एक प्रॉपर्टी सिर्फ एक रिस्क नहीं होते ना, बहुत सारे मल्टीपल रिस्क होते हैं, तो वो मल्टीपल रिस्क ये पॉलिसी कवर अप करती है। और इवन इस पॉलिसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी क्या कर सकते हो उस चीज के लिए, मतलब उस बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इतनी सारी प्रॉपर्टी है आपकी तो उसके लिए आप एक ही पॉलिसी लोगे जिसका नाम है ब्लैंकेट पॉलिसी। तो ये था ब्लैंकेट पॉलिसी के हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपना प्रीमियम पे कर देते हैं और इधर पे आप एक प्रॉपर्टी, वहां पे जितने भी उसके रिस्क है वो ये पॉलिसी कवर अप करेगी। और जितने भी प्रॉपर्टी है, दो केस था कि एक प्रॉपर्टी के जितने भी रिस्क है वो कवर अप करेगी, दूसरा केस ये है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है आपकी तो आप वो प्रॉपर्टी एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी उसके लिए लेंगे और दैट इज हमारा ब्लैंकेट पॉलिसी। इसके बाद पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अब इसमें जैसे भी हो गया कि आपके गुड्स के लिए, आपने अपने गुड्स के लिए इंश्योरेंस ले लिया, अपने गुड्स बचाने के लिए आपने एक स्पेसिफिक रूट के लिए लिया कि मुझे यहाँ से वहां तक जाना है तो मेरे इतने तक का जो भी इंश्योरेंस, उसमें जो भी नुकसान होगा मैं वहां तक लूंगा। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में देखा वोएज में कि हमारा स्पेसिफिक रूट है, उसमें अगर कुछ हमें लॉस होता है हमें पे किया जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया, उसमें कुछ हुआ तो हम पे करेंगे। अपने गुड्स के लिए आपने लिया, अपने प्रोडक्ट्स के लिए लिया है तो आपके माल के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसके लिए अगर आपको जो भी लॉस होता है वो पे किया जाएगा। तो ये था पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी मतलब हम जब शिप में हमारा माल ट्रांसफर करते हैं, हम माल अपने रखते हैं, अगर उस टाइम ट्रांसफर करते टाइम
जब अगर हमारे कुछ माल को, हमारे जो भी गुड्स रहेंगे उसको, अगर उसको कुछ डैमेज हुआ तब आपको कंपनसेशन मिलेगा। जब तक वो वहां से अपना डिपार्चर, मतलब जब तक वो अपना शिप स्टार्ट नहीं होता है, शिप स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं, शिप स्टार्ट होने तक आपके लॉस को, अगर आपके गुड्स को कुछ लॉस हुआ तब जाके आपको कंपनसेशन मिलेगा। इट मीन्स कि इट इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। आपके पोर्ट से, जहाँ पे हमारा शिप रहता है, वहां से अगर वहां के जब तक वो डिपार्चर नहीं होता तब तक वो नहीं निकलता, तब तक कि आपकी पॉलिसी एप्लीकेबल है, वरना नहीं एप्लीकेबल है। सो ये था पोर्ट रिस्क। उसके बाद कंपोजिट पॉलिसी। अभी ये जो पॉलिसी है कंपोजिट पॉलिसी, इधर पे क्या आता है कि जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है, ये जो हमारी ये वाली जो इंश्योरेंस होती है ना, उसका जो भी अमाउंट है वो बहुत हाई रहता है। तो इधर पे क्या होता है, एक जो हमारे, मतलब अगर किसी, इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं कि एक ही इंश्योरेंस ये पॉलिसी लेगा, इसमें बहुत सारे इंश्योरेंस क्या कर सकते हैं, वही एक पॉलिसी लेंगे अपने अपने अपने, वही जो पॉलिसी लेगा वो सबके लिए इंश्योरेंस के लिए लेगा। तो यहाँ पे मोर देन वन इंश्योरर क्या कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। बट इधर पे जो भी लाइबिलिटी रहेगा सबका अलग अलग रहेगा, सबका सेपरेट सेपरेट रहेगा। इधर पे क्या होता है कि इधर पे पॉलिसी जो रहेगा वो एक से ज्यादा इंश्योरेंस भी ले सकती है, और इधर पे क्योंकि जो इंश्योरेंस हमारा, ये जो इंश्योरेंस होता है उसका अमाउंट बहुत हाई होता है, और इधर पे जो भी लाइबिलिटी रहेगी हर एक इंश्योरेंस की वो डिफरेंट रहेगी। सिंगल वेसल पॉलिसी क्या होता है कि जिनके छोटे छोटे बोट होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे बोट के लिए क्या करते हैं, ये पॉलिसी लेते हैं। जिसका एक शिप होगा, वो शिप का ओनर होगा, या जिसके बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स होंगे, वो शिप का ओनर क्या करेगा, अपने बोट्स के लिए, सॉरी शिप नहीं, उसके बोट के लिए क्या करेगा, शिप तो बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे बोट्स के लिए जो उसके बोट्स होते हैं वो उसके लिए क्या करेगा, पॉलिसी लेगा, और अपने उस पॉलिसी को अपने बोट्स के लिए क्या करेगा, जो भी उसके बोट को नुकसान हुआ वो कवर अप कर लेगा। ये सिंगल वेसल पॉलिसी था, जो बोट का ओनर रहेगा वो अपने बोट के लिए क्या करेगा, पॉलिसी लेगा। इसमें फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी क्या है, फ्लीट पॉलिसी मतलब कि अगर एक ओनर है, उसकी बहुत सारे शिप है, तो वो जरूरी नहीं कि सिंगल शिप के लिए अलग अलग पॉलिसी लेगा। इधर पे उसके जितने भी शिप है और उसका अगर सिंगल ओनर है, तो वो सिंगल ओनर अपने पूरे शिप्स के लिए क्या करेगा, उस पॉलिसी लेगा। कौन सी पॉलिसी, फ्लीट पॉलिसी। मतलब फ्लीट पॉलिसी में ये है कि सिंगल ओनर अपने पूरे शिप्स के लिए, सिर्फ उसके बहुत सारे जो अलग अलग शिप्स है उसके लिए पॉलिसी ले सकता है। ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है कि अगर कार्गो ओनर जो होता है, जो हमारा कार्गो ओनर होता है, मतलब जो जिसका गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, अगर वहाँ पे क्या होगा, डैमेज होता है उसके गुड्स जो भी है, वो जिस मोड, मतलब जिस पे कोई भी मोड, किसी भी मोड से अगर वो अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो रेलवे हो या एयरवे हो या चाहे वो वाटरवे हो, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अगर वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके कार्गो ओनर को उसके गुड्स को अगर कुछ हो जाता है किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, याद रखना एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है कि अगर उसका लॉस होता है तो उसको कंपनसेशन किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ मराइन है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर पानी के थ्रू हुआ तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे कवर अप हो जाएगा। तो ये था ब्लॉक पॉलिसी हमारा। हमने देखा हमारे मराइन इंश्योरेंस, जहाँ पे टोटल यहाँ पे 9 है। इफ यू वांट कि ब्लॉक पॉलिसी आपको अगर अलग से लिखना है तो यू कैन राइट इट। तो इधर पे टोटल हमने 9 पॉलिसी उसके टाइप्स देखे थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है इंश्योरेंस का, नेक्स्ट है हमारा एकदम लास्ट, फायर इंश्योरेंस। आग के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिसी लेंगे। अब फायर इंश्योरेंस मीनिंग में क्या है कि फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन अंडरटेक टू indemnify the insured against the loss to property due to fire. Any property which is subject to damage by fire can be insured against fire. The loss due to fire, lightning and explosion is also covered by fire insurance. अब फायर है तो इधर सिर्फ फायर का ही बढ़ाएगा। आपके पूरे सब्जेक्ट मैटर में फायर के रिलेटेड जिस चीज का बोला है, अगर मेरे घर को मेरा घर आग से जलता है तो ही उसको उस चीज के लिए कंपनसेशन मिलेगा। चोरी के लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जो हमने क्लास में देखा था हमारे प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा में। अगर आपने सिर्फ फायर के रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है, फायर के रिलेटेड ही जो होता है, फायर के रिलेटेड ही आपका जितना लॉस होता है, जो भी होगा यहाँ से वहां जो भी होगा वो फायर की वजह से ही हुआ, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर फायर हुआ, लाइटनिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, ये सब भी क्या हो जाएगा, आपको कवर अप मिलेंगे। तो उसका पहला है वैल्यूड पॉलिसी। हमने लास्ट में भी देखा था वैल्यूड पॉलिसी हमारे मराइन इंश्योरेंस में।
इधर पे क्या होता है कि आप अपने जो भी आपका सामान है उसके आपने उस आपका जो भी सामान है उसके ऊपर आपने क्या कर लिया, उतना अमाउंट बोल दिया कि इतने अमाउंट के लिए जो भी रहेगा हम इतने अमाउंट के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। तो इसलिए ना पहले ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि अगर डैमेज होने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कितना पे करें, कितना कंपनसेट करें, कितना क्लेम हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वैलिड पॉलिसी ये है कि आप ऑलरेडी अपने आपका जो भी सामान रहेगा उसका आप अपने सामान का वैल्यू लगा लो कि कितना वैल्यू हो सकता है, कितनी कंपनी दोनों जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी रहेगी दोनों जो भी रहेगा उनका मिलजुल के एक अमाउंट जो आएगा कि कितना हमारा एक सामान है उसकी आपका जो भी सामान रहेगा उसके लिए आप किसके कितना अमाउंट के लिए आप पॉलिसी ले रहे हो, वो ऑलरेडी इट इज लाइक कि आप अपने ये पहले ही करके रखने का, क्योंकि सेटलमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है, आपको क्लेम इजीली मिल जाता है। क्योंकि अगर डैमेज होने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट डिस्ट्रॉय प्रोडक्ट, आपके डिस्ट्रॉय सामान को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इसीलिए ये पहले हो जाता है। तो वैलिड पॉलिसी में क्या होता है कि आप ऑलरेडी अपने जो भी सामान है उसके ऊपर एक वैल्यू देख लेते हैं कि आपका इतने इतने सामान का वैल्यू है, आप वैल्यू लगा दें तो कम पॉलिसी ले लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आपका लॉस हुआ है समझ लो 50 लाख का, तो आपको पूरा 50 लाख नहीं मिलेगा, उसका आधा मिलेगा। एवरेज पॉलिसी में ये होता है कि हम क्या करते हैं, एवरेज पॉलिसी आपको एवरेज पता है ना, हम डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो एवरेज पॉलिसी में ये होता है कि आपका जितना भी लॉस हुआ ना उसका आधा मिलता है आपको। कि आपने पॉलिसी ली है अपनी 1 लाख की जिसका मार्केट वैल्यू 2 लाख का है, आपने क्या लिया, अपने पॉलिसी लिए 1 लाख का जिसका मार्केट वैल्यू 2 लाख का है, बट आपका लॉस हुआ है 50 लाख का, तो आपको 50 लाख पूरा नहीं मिलेगा, आपको उसका आधा मिलेगा। तो ये एवरेज पॉलिसी हुआ। वैल्यू पॉलिसी पता चला आपकी वैल्यू ऑलरेडी अपने अपने जो भी सामान है उसके ऊपर देख ली थी वैल्यू, उसके उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी ले लेते हो। एवरेज में आपका जितना लॉस हुआ उसका हाफ मिलता है, उसका हाफ याद रखना, हाफ मिलता है। 50 का है तो 25 मिलेगा। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक पॉलिसी। ऊपर में क्या देखा हमने, 50 लाख का लॉस हुआ 25 ही मिला ना। अभी इधर पे अगर आपको 50 लाख का लॉस हुआ तो आपको पूरा 50 ही मिलेगा। स्पेसिफिक में क्या होता है कि आपका जितना लॉस हुआ आपको उतना ही मिलने वाला है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉलिसी। तो स्पेसिफिक पॉलिसी पता हो, एवरेज में आपका जितना लॉस हुआ उसका हाफ मिलेगा, और स्पेसिफिक में आपका जितना एग्जैक्ट लॉस हुआ है, 10 में से 2 का हुआ तो 2 मिलेगा, 10 में से 8 का हुआ तो 8, अगर पूरा 10 हुआ तो 10 मिलेगा। देन उनके बाद हमारा फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, जो अभी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके जिनके वेयर हाउसेज अलग अलग होते हैं, वो अपना जो उनका जो सामान रहता है, उनके जो गुड्स रहते हैं वो अलग अलग जगह पे रखते हैं। अभी एक प्लेस पे नहीं पॉसिबल होता, तो उनके गोडाउन उनके जो वेयर हाउसिंग रहते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि अब जितने भी उनके गुड्स है अलग अलग जगह पे, तो सबके लिए अलग अलग लेंगे नहीं। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे उनके वेयर हाउस गोडाउन होते हैं, तो वो पूरे जितने भी अलग अलग लोकेशंस पे है वो सबके लिए एक पॉलिसी लेंगे, और उस पॉलिसी का नाम है फ्लोटिंग पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी क्या है, नेक्स्ट एक्सेस पॉलिसी। तो एक्सेस पॉलिसी में क्या है, यहाँ पर है ना हमारे जो गुड्स और जो स्टॉक रहते हैं फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं, उसके उसकी जो प्राइस होता है अगर वो फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं ना, तब जाके हम एक्सेस पॉलिसी लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्सेस पॉलिसी लेते हैं। सो इधर पे 2 पॉलिसी लेते हैं। पहली पॉलिसी है वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल। पहली पॉलिसी जहाँ पे हमारी जो भी स्टॉक और गुड्स है जिसकी प्राइस फॉल नहीं हुई है, जिसका रेंज फॉल नहीं हुआ, उसके लिए पॉलिसी लेते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी ये है कि अंडर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट, कि हमारा गुड्स जो था उसकी क्या होगी, अब उसका प्राइस बढ़ गया है, तो हमने सिर्फ इतने चीज के लिए गया था ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो स्टॉक का वैल्यू है वो 1 लाख के बीच में है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। हाँ, कि कभी भी हो सकता है कि आपका अभी जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है। तो हमने इमेजिन किया कि हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो स्टॉक है, मतलब जो हमारा स्टॉक और गुड्स है उसका वैल्यू कितना 1 लाख से 2 लाख के बीच में है। तो उधर पे पहली पॉलिसी में लूंगी 1 लाख का, 1 लाख का लूंगी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा प्राइस फॉल नहीं हुआ, वहाँ पे जो मेरा स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो नहीं, उसका प्राइस कम नहीं हुआ, तो उसके लिए नेक्स्ट में लूंगी 1 लाख के बीच में और 2 लाख के बीच में ना, तो जो 1,50,000 होता है मैं उसका लूंगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मैं दूसरी पॉलिसी ले रही हूँ, मेरा जब प्राइस, हमारे जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं उसके लिए पॉलिसी लेती हूँ। तो इधर पे मैं 2 पॉलिसी लूंगी। पहली पॉलिसी तो मेरी 1 लाख की रहेगी, और मेरा जो स्टॉक का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, मतलब 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में बढ़ रहा है।
तो अभी 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच, मतलब मैं अभी जो एक्सेस है वो एक्सेस की पॉलिसी में जो कौन सी लूंगी, जो 1,50,000 मतलब जो 50,000 रहेगा। समझ आ रहा है, मेरा 1 लाख का क्या है, 1 लाख का पॉलिसी है और मैं उसका जो भी रेंज है, मतलब मेरा स्टॉक का जो भी पैसा बढ़ रहा है, मतलब जो प्राइस मेरा बढ़ चुका है वो 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है। तो बीच में कौन सा अमाउंट आ रहा है, 1,50,000 का, तो मैं 1 लाख और 1,50,000 का पॉलिसी ले रही हूँ। 1,50,000 मेरा एक्सेस पॉलिसी रहेगा और जो मेरा 1 लाख इट इज एक नॉर्मल, जिसका प्राइस बढ़ा नहीं है। नेक्स्ट वन है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। री इंस्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आपके किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच गया, किसी भी आपके जो भी प्रॉपर्टी है, गुड्स है, जो भी आपका सामान है स्टॉक की, अगर आपकी डैमेज हो गई है तो आप कंपनसेशन नहीं करते, आप क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी गुड्स को भी जो रहता है ना उसको रिप्लेस कर लेते हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन आप क्या करते हो, रिप्लेसमेंट कर लेते हो अपने प्रॉपर्टी गुड्स को जो भी रहता है। और यहाँ पे जब हम कंपनसेशन करते हैं तो इधर पे डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम नहीं काउंट करते, इधर पे डेप्रिसिएशन अमाउंट तो कुछ नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपको जो भी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपको रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो ज्यादा होता है। ये था। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ये है कि अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना हमारे, अगर रियॉट्स वॉर हो जाता है, हमारा झगड़े की वजह से अगर कुछ नुकसान हो जाता है ना, झगड़े की वजह से हो गया, तो उधर पे आपको कंपनसेशन नहीं होगा पे। इधर पे क्या होता है, ये पॉलिसी में जितने भी रिस्क, इस सिंगल पॉलिसी के अंदर जो भी रिस्क आता है, मतलब बहुत सारे रिस्क आप क्या करते हैं, कवर अप कर लेते हैं। द रिस्क मे बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड, मतलब आपके सामान को किसी और चीज के वजह से, अगर आपका सामान किसी और वजह से नुकसान, अगर आपके सामान को किसी और चीज की वजह से नुकसान पहुंचता है तो ये पॉलिसी कवर अप करती है। तो ये जो पॉलिसी होती है इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल रिस्क होते हैं, तो अलग अलग रिस्क क्या करती है, ये पॉलिसी कवर अप कर लेती है। इट इज नॉट नेसेसरी अगर आपके गुड्स को फायर के वजह से ही सिर्फ नुकसान पहुंचा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, और अगर फायर की वजह से नहीं हुआ तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में तो बहुत सारे मल्टीपल रिस्क क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। लास्ट सेकेंड है हमारा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिर्फ मटेरियल लॉस हो, मटेरियल लॉस होता है ना, वही आपको उसके हिसाब से सिर्फ पे कंपनसेशन मिलता है। बट इस पॉलिसी में क्या है कि जो भी इंटेंजिबल और टैंजिबल चीज होते हैं, उसके इंटेंजिबल की वजह से भी जो भी नुकसान आपका पहुंचता है उसमें भी आपका क्या कर देते हैं, पे किया जाता है। स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी, अभी हमने देखा फायर इंश्योरेंस में कि सिर्फ फायर की वजह से ही होता है, बट अगर अचानक से ही आपका लीकेज होने लग गया है, आपको आइडिया नहीं है बट अचानक से आपको लीकेज होने लग गया है, तो इसके अगर वो अचानक से लीकेज होने की वजह से जो भी नुकसान होता है आपको पे कर दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ 9 थे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में, हमने देख लिया। जहाँ पर हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे हम इंसानों के लिए लेते हैं, देन मराइन इंश्योरेंस की हमारे जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटरवे के थ्रू, उसमें जो भी नुकसान होगा हम मराइन इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप करेंगे, उसकी जो टैक्स है उसके थ्रू कवर अप करेंगे। एंड लास्ट वन फायर इंश्योरेंस की, अगर आपके प्रॉपर्टी, आपके गुड्स, आपके स्टॉक को जो भी डैमेज होता है, जो भी लॉस होता है थ्रू फायर, और जैसे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो अलग अलग चीजों का फायर की वजह से नहीं हो रहा बट किसी और चीज की वजह से हो रहा है, तो इसमें से कुछ पॉलिसीज होते हैं वो भी कवर अप करेंगे। बट ओवरऑल इसका मेन क्या है कि आपको फायर के थ्रू जो भी लॉस होता है आपको वही कवर अप करने मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता है इजीली, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक मूवमेंट होना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, चाहे वो हमारा पीपल हो, एनिमल्स हो, गुड्स हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से हम क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या, पहला अलग अलग मोड्स के हमें ट्रांसपोर्टेशन दिए, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मोनो रेल एंड मेट्रो, रोपवे एंड पाइपलाइन। इतना तो आपको 4 ही आइडिया होगा। नेक्स्ट हम और ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे एक्चुअली क्या है, ये आपको सबको आइडिया होगा कि ये ट्रांसपोर्ट क्या है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ऑलरेडी आपको आइडिया होगा। जनरल ट्रांसपोर्टेशन इज कैरिड थ्रू वेरियस मोड्स सच एज रेलवे, रोड, वाटरवे एंड एयरवे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एज फॉलोज। तो पहला हमारा जो ट्रांसपोर्ट पहला जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो हम जमीनों में होता है, जमीन से जुड़े हुए इंसान, जमीन मतलब ये क्या होता है, हम जमीनों से जुड़े रहते हैं, हम जमीन पे चलते हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट हुआ। जहाँ पे क्या होता है, हम हमारे बस होते हैं, रिक्शाज होते हैं,
हम क्या करते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं यहाँ से वहां जाते हैं। अभी अगर रोड ट्रांसपोर्ट का आप एडवांटेजेस देखोगे तो इसमें क्या है, ये बहुत चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इजीली मतलब है कि बहुत चीप है, सस्ता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, हम उसको क्या कर सकते हैं जल्दी से ट्रांसफर, मतलब अगर हमारा फॉर एग्जांपल शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कर दें, बट अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है तो हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इट इज लाइक डोर टू डोर सर्विस आपको मिलती है। आपको जिधर जाना उधर से एग्जैक्ट उधर पे हमें ड्रॉप कर दिया जाता है। ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इधर पे हम लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अगर हमें ज्यादा दूर तक जाना है या हमें हमारे गुड्स को हमारे गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है और उसकी जो रूट है, जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, तो हम रोड के थ्रू नहीं जा सकते। जैसे एक बहुत पॉसिबल नहीं है हमारा कि हम रोड के थ्रू बहुत लंबे जा सके। तो इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इट इज पॉसिबल, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इट इज नॉट पॉसिबल। अभी रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, तो इससे पॉल्यूशन होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। इवन हम रोड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मतलब बल्कि जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा हेवी और बल्कि गुड्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत हाई कॉस्ट लगता है। यू कैन ट्रांसपोर्ट अपने बहुत सारे सामान को, यू कैन ट्रांसपोर्ट तो कर सकते हो, बट उसमें हमारा जो भी कॉस्ट है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट वन हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है। रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो हम रेल लाइन के थ्रू करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइन थ्रू ट्रेन इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। अभी अलग अलग ट्रेन होते हैं, जैसे कि पैसेंजर्स ट्रेन हो गए, मेल एक्सप्रेस एंड कार्गो गुड ट्रेन। तो अभी बहुत सारे अलग अलग ट्रेन है, गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारे ट्रेन हो जाते हैं, पैसेंजर ट्रेन होती है, ये सब ट्रेन भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इवन लग्जरी ट्रेन भी होते हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, रामायण एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे ट्रेन हमने देखे होंगे कि बहुत अच्छे होते हैं, लग्जरियस होते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे खासे कस्टमर्स को बहुत सेटिस्फेक्शन होते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि इट इज एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो आप 2 या 3 दिन का भी, हम लोग अगर किसी का गाँव रहता है तो 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो इट इज कन्वीनियंट। हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इससे हम अपने जो भी बल्की गुड्स होते हैं, हैवी गुड्स होते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत फास्टर मोड होता है और इट इज लाइक इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। इसमें गुड्स जो हमारे थे वो सिक्योर रहते हैं। डिसएडवांटेजेस ये कि इट इज रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। इट इन्वॉल्व हेवी लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। इवन अभी सब जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें एक्सीडेंट के कॉज मतलब चांसेस होते ही है। तो जैसे हमने रोड में था, उसमें भी एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, तो उस तरह से रेल में भी क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें डोर टू डोर हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। रोड ट्रांसपोर्ट में हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। हम लोग जो एरोप्लेन से जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये सब हमारे एयर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट को भी क्लासिफाइड कर दिया कि हमारे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। हमने देखा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है हमारे। सो ये हमारे एयर ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे हम हवा बोल रही हूँ, आसमान में उड़ते जाते हैं पंछियों की तरह उड़ते हैं, हम बैठे रहते हैं उधर बैक। पहली बात तो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट ये था। उसका पहला एडवांटेजेस ये है, इसमें जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट में हमें डोर टू डोर सर्विस मिलती थी, रेलवे में नहीं मिलती, एयरवे में भी हमें डोर टू डोर सर्विस नहीं मिलती है। ये पहला डिसएडवांटेजेस है। इसमें क्या होता है, वेदर कंडीशन की वजह से आपको प्रॉब्लम होती ही है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं, इट इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे हमने देखा था, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो हमारा रोड पे है। तो इट इज, हम डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। पहला क्या था, एक्सपेंसिव मोड है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका एडवांटेजेस देखेंगे तो ये भी फास्टेस्ट है, जैसे हमारा रेलवे था। उसके बाद पहले देखा था, इसका एडवांटेजेस ये कि फास्टेस्ट है। उसके बाद ये नेचुरली यूज करता है, इसके लिए हमें अलग से कोई रूट नहीं बनाना पड़ता।
हम आसमान से जाते हैं, और जो एक स्पेसिफिक जो उसका एक एयरपोर्ट रहता है वहाँ पे ही होते हैं। तो इसके लिए अलग से अलग अलग जगह पे रूट हमें क्या करना पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता, और ये ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होता, क्योंकि क्योंकि पॉल्यूशन इससे होता नहीं है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। तो नेक्स्ट ये तो 3 हमारे हो गए, इतना सबको आइडिया। इवन वाटर ट्रांसपोर्ट पे आपको आइडिया होगा कि हम ऑलरेडी हमने मारा इंश्योरेंस में देखा कि अगर हम जो वाटर के थ्रू हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, या हम शिप्स में जाते हैं, घूमते हैं, तो उसके रिलेटेड है। Water transport refers to the movement of goods and passengers on waterways by using various means like boats, steamers, launches, ships, etc. अभी अगर हम इनसाइड द कंट्री हम अगर इनसाइड द कंट्री अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं वाटरवे के थ्रू, तो हम उसको कहते हैं आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हाँ, और वाटर ट्रांसपोर्ट देखा कि हम जो वाटर के थ्रू जाते हैं, और अगर इनसाइड द कंट्री हम क्या करते हैं, इनसाइड द कंट्री अगर हम ट्रैवल करते हैं वाटरवे के थ्रू, तो हम उसको कहते हैं आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें भी इसके एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज ये कि इकोनॉमिकल मोड है, मतलब कि मोड है कि ये हम इससे जा सकते हैं। इट इज नॉट लाइक बहुत हाई है, इसका कॉस्ट हाई होगा, एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें ये था कि ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को ये प्रमोट करता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये भी डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ डोर टू डोर सर्विस हमें रोड ट्रांसपोर्ट देता है। जितने भी हमारी ये 3 ट्रांसपोर्ट हमने देखे, रेल, एयर, वाटर, ये हमें डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। बट ये स्लो मूविंग है। हमने देखा था कि हमारा रोड ट्रांसपोर्ट तो लाइक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है, बट हमारा जो रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट है, इट इज लाइक कि हमारा जो फास्टेस्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत फास्टेस्ट है। बट जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत स्लो मूवमेंट है, और इट इज लाइक सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ द सी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम जो भी पानी रहता है, पानी के ये इसका जो भी मतलब हम इसको ये है क्या एक्चुअली, मतलब हम इधर पे क्या होता है, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, मतलब ट्रांसफर नहीं होते, इधर पे ट्रैवल करते हैं। हमारे गुड्स को अगर हम ट्रांसफर करना है, तो हमने देखा है कि बहुत हम लोग कार्गो ओनर्स होते हैं जिनको अपने गुड्स भेजने रहते हैं, तो इवन शिप्स के थ्रू भी क्या होते हैं, इधर पे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोरेल एंड मेट्रो। मोनोरेल मेट्रो तो सब सुने ही होगा आप लोग ने। मोनोरेल और जो मेट्रो है, अर्बन सिटीज जो होते हैं, जो अभी हम लोग ने देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये अर्बन सिटीज जो होते हैं, हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, यहाँ पर ये मिलते हैं। रूरल में नहीं मिलेंगे, बट जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या मिलते हैं, ये सब ट्रेन हमें दिखने मिलते हैं। अगर हम देखेंगे एज कस्टमर, जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो इधर पे क्या एडवांटेज जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शंस टर्न नहीं होते, कोई ट्रैफिक जाम्स नहीं होता, इधर पे प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन्स नहीं होते। एग्जांपल एक मोनोरेल का है कि मोनोरेल इन इंडिया से मुंबई मोनोरेल इंडिया का जो है, तो ये मोनोरेल और मेट्रो है, यहाँ पे हमें अर्बन एरियाज में मिलता है। इट इज लाइक ये बहुत अच्छा है, और बहुत जो पॉल्यूशन होता है इससे कम होता है। उसके बाद हमारा रोप वे एंड द लास्ट वन इज पाइपलाइन। रोप वे देखा है ना, मतलब ऊपर से होता है ना कि रस्सी रहता है, अब वो नाजुक सी रस्सी जैसे बहुत उसका जो मजबूत रहता है वो ज्यादा रहता है। तो वहां से क्या होता है कि वो कनेक्ट रहता है दो प्लेसेस से कनेक्ट होता है ऑन द हिल्स और अक्रॉस द वैली और द रिवर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जगह से हम दूसरी जगह से ट्रांसफर होते हैं रोप के थ्रू, ये होता है रोप वे। एग्जाम्पल हमें दिया है रायगढ़ रोप वे एट रायगढ़ फोर्ट वे, और रोप वे एट सोनमर्ग इन श्रीनगर। ये तो 2 रोप वे के एग्जाम्पल दिए हैं कि एक हमारे रायगढ़ में और एक ये हमारा श्रीनगर में है। तो ये 2 रोप वे जहाँ पर 2 प्लेसेस कनेक्ट किए रहते हैं, एक हिल्स या तो अक्रॉस द वैली और द रिवर, जहाँ पर हम रोप के थ्रू क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज लाइक जहाँ पर क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है पाइप के थ्रू, मोस्ट कॉमन इन लिक्विड और गैसेस। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं एग्जिस्ट फॉर सीवेज, स्लरी और वाटर, वाइल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क का यूज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमारा पाइपलाइन है, जहाँ पर हम पाइप के थ्रू हमारे गुड्स का ट्रांसफर होते हैं। मोस्टली हमारा जो क्या होता है, लिक्विड और गैसेस होते हैं। उसके बाद हमारा ये था, हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट के हमने अलग अलग देखे कुछ। हमने जो स्टार्टिंग के 4 हमारे ट्रांसपोर्ट्स थे, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरवे, वाटर में, उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद मोनोरेल और मेट्रो देखा कि हमारे अर्बन एरियाज में है, इससे बहुत कम पॉल्यूशन होते हैं। कस्टमर्स के अगर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से सोचे तो इसमें कुछ एडवांटेजेस है। रोप वे, हम जो रोप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू हमारे गुड्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये कुछ हमने देखे
हमारा क्या था, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग भी सबको आइडिया होगा, वेयर हाउसिंग जहाँ पर क्या होता है, हमारे गुड्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वेयर हाउसिंग रिफर्स Warehousing refers to a storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. It is a mean of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of stored goods from time of production till the time of consumption. Definition क्या दिया है कि warehouse is defined as an establishment for the storage or accumulation of goods. यहाँ पे क्या होता है कि हम goods को store करने के लिए एक चीज क्या करते हैं, बनाते हैं, जहाँ पे हम अपने goods को क्या करते हैं, रखते हैं। वेयर हाउसिंग जहाँ पे हमारे गुड्स को हम बहुत बल्क गुड्स रहते हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन होने के बाद हमारे गुड्स वेयर हाउसिंग में जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज होते हैं वेयर हाउसिंग के रिलेटेड, जो भी एक्टिविटीज है स्टोरिंग और प्रिजर्विंग के लिए। उसके बाद अभी देखते हैं हमारे वेयर हाउसिंग रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। अभी वेयर हाउसिंग कौन से फंक्शन क्या करता है, प्ले करता है। फर्स्ट वन है स्टोरेज। और वेयर हाउसिंग है तो वेयर हाउसिंग का मतलब ही होता है, मतलब क्या करता है, गुड्स क्या करता है, स्टोर करता है। बेसिक फंक्शन जो वेयर हाउसिंग का वो स्टोरेज है। यहाँ पर हमारे गुड्स अगर जब डिमांड में नहीं है मार्केट में, गुड्स अभी क्या उस टाइम पे डिमांड में नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, तो हम अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन की हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्रॉपर होता है। वेयर हाउसिंग रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्या जब भी सामान की जरूरत पड़ेगी, जब भी मार्केट में डिमांड आएगा, तो हम क्या करेंगे, वेयर हाउस से सप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में ना एक बैलेंस होता है। उसके बाद रिस्क बेयरिंग की। अभी वेयर हाउसिंग में हम सामान रखते हैं, तो जरूरी नहीं हमने वेयर हाउस में रखते हैं तो हमारा जो गुड्स है वो प्रॉपरली वहाँ पे सेफ है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, वहाँ से हमारे गुड्स चोरी भी हो सकते हैं, कभी आग भी लग सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो हम वेयर हाउस कीपर भी रखते हैं। वेयर हाउस कीपर को ध्यान रखना पड़ता है, अगर उसकी लापरवाही की वजह से कुछ हुआ कुछ को नुकसान, तो ही इज लाइबल फॉर द क्या होता है, वो उस नुकसान के लिए क्या है, वो लाइबल रहेगा, उसके ऊपर ही इल्जाम आएगा। नेक्स्ट वन है हमारा फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या है कि हमारा जो अभी हमने जो गुड्स रखे ना, उस गुड्स के हिसाब से, मतलब वो जितना भी हमारे वेयर हाउसिंग में गुड्स है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं। हाँ, तो अगेंस्ट द गुड्स ओनर, जो हमारा गुड्स का जो ओनर रहेगा, जिसने वेयर हाउस जिसका गुड्स है जो वेयर हाउसिंग में रखा है, उनसे हम क्या करें, उनके गुड्स के ऊपर जो भी रहेगा क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं हम। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग द बिजनेस ऑपरेशन। उसके बिजनेस ऑपरेशन की जो भी जरूरत पड़ेगा वो उस गुड्स के ऊपर क्या करेगा, लोन ले लेगा। नेक्स्ट वन है हमारा ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अभी वेयर हाउसिंग है ना, बहुत सारी अभी आजकल तो वेयर हाउसिंग अलग अलग फंक्शंस क्या करती है, क्या करने लग गई है, बहुत सारे फंक्शंस करने लग गई है, जैसे कि पैकेजिंग भी करती है, ग्रेडिंग भी करती है, कि जो भी गुड्स है अगर एज पर द इंस्ट्रक्शन की ओनर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि गुड्स को इस तरह से पैक करना है, इस तरह से ग्रेड करना है, तो वो क्या करेंगे, वेयर हाउसिंग भी ये फंक्शन प्ले करती है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्ट करती है कि जो भी जितने भी अगर मार्केट में इतने सामान की जरूरत है, तो उतना का गुड्स वेयर हाउस से जाएगा पूरे बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि एक दो सामान तो नहीं जाता ना, बहुत बल्क क्वांटिटीज में जाएगा, मार्केट पे सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्या है कि वेयर हाउस है ना, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। कैसे कि हमने वहाँ पे गुड्स को प्रिजर्व करके रखा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो अब हम क्या करेंगे, गुड्स को सप्लाई करेंगे। और प्लेस यूटिलिटी कैसे करते हैं कि हम उधर पे हम अपने सामान को क्या करते हैं, प्लेस करके रखते हैं उस प्लेस में। उसके बाद लास्ट वन है हमारा प्रोसेसिंग। अभी जो कुछ सामान होते हैं, जो कुछ गुड्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट पूरा नहीं निकल के आता, मतलब पूरा प्रॉपर बन के नहीं आता, तो कुछ गुड्स को ना प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो वेयर हाउसिंग भी क्या करती है, फंक्शन प्ले करती है कि अगर कुछ गुड्स को प्रोसेसिंग की जरूरत है, वो अभी पूरा अच्छे से नहीं बना है, इट नीड्स, और उसको जरूरत है, तो ये कौन रोल प्ले करेगा, ये हमारा जो वेयर हाउसिंग है वही ये फंक्शन प्ले करेगा, और उस गुड्स को पूरा एक जो भी एक लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के आना चाहिए एकदम, वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो बनना चाहिए, प्रोसेसिंग में वो पूरा बना नहीं है, प्रोसेसिंग की जरूरत है उसको, तो वो कौन फंक्शन प्ले करता है, हमारा वेयर हाउसिंग ये फंक्शन प्ले करता है। तो ये कुछ फंक्शन थे जहाँ पे हमारे गुड्स स्टोर किए जाते हैं, बेसिक फंक्शन है ये। यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइजेशन, जब भी मार्केट में डिमांड पड़ेगी सामान की, तो हम सप्लाई करेंगे। रिस्क बेयरिंग, यहाँ पे क्या होता है, रिस्क बेयर किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे वेयर हाउस कीपर रखा जाता है कि वो ध्यान रखे गुड्स के ऊपर, और अगर वो उसके वजह से गुड्स को नुकसान पहुंचा तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उस चीज के लिए लायबल रहेगा। फाइनेंसिंग, हम गुड्स के जो भी हमारा गुड्स है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, यहाँ पर
वेयर हाउसिंग बहुत सारे फंक्शंस भी क्या करती है, अलग अलग प्ले करती है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग एंड पैकिंग हो गया, पैकेजिंग करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ओनर ने, तो उसके हिसाब से वो पैकेजिंग ग्रेडिंग करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसके बाद टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है इससे, और प्रोसेसिंग होता है। जो भी गुड्स को अगर फाइनल एक जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन के आया है, तो हम ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसिंग के थ्रू क्या करेंगे, इस पूरे गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट में लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है, अभी टाइप्स क्या है, पहला प्राइवेट वेयर हाउस है। प्राइवेट वेयर हाउस होता क्या है, प्राइवेट वेयर हाउस मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो अपने क्या करते हैं, खुद के वेयर हाउस खोल के रखते हैं। तो प्राइवेट वेयर हाउस वही होता है जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, जिनको खुद की नीड्स को क्या करना, सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना। तो जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, वो अपने जिनके बहुत गुड्स होते हैं, तो वो अपना खुद का एक प्राइवेट वेयर हाउस बना लेते हैं। पब्लिक वेयर हाउस जैसे प्राइवेट वेयर था वो खुद बनाते हैं, तो पब्लिक पे क्या होता है कि पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है कि जहाँ पर जनरल पब्लिक होते हैं, उनको अगर अपने गुड्स रखते हैं तो वहाँ पे वो रख सकते हैं। और इसको कौन ऑन करता है, मतलब यहाँ पे जो इसको कौन चलाते हैं, पब्लिक वेयर हाउस। तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वो इस वेयर हाउस को क्या करती है, रन करती है, ऑन करती है, मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। और ये जो हमारा पब्लिक वेयर हाउस है, ये इट वर्क अंडर द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के लाइसेंस के अंदर ये काम होगा। वरना अगर ये वेयर हाउस को अगर हमें बनाना है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेने की जरूरत होता है। और ये वे जो पब्लिक हमारे वेयर हाउसेज होते हैं, ये जनरली रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज में क्या होते हैं, वहां पर लोकेटेड होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए ये है कि जनरल पब्लिक यहाँ पे अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को क्या कर सकती है, वो वहाँ पे स्टोर कर सकती है। और जो भी मतलब उनके ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं पे करना था, जो नॉर्मल एक लो कॉस्ट रहता, मतलब ज्यादा उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप गुड्स रख रहे तो थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं उनको, तो उधर पे जो पैसे देने पड़ते वो लो कॉस्ट पे रहता है, ज्यादा हाई नहीं था। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि इंपोर्ट गुड्स आते हैं, हमने जो भी गुड्स क्या किए, इंपोर्ट गुड्स हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स हम लेके बाहर से आता है, जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर दी जाती, होता है ना कि एक कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद हमारे गुड्स को हम लेके जा सकते हैं, तो जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया जाता, तब तक वहाँ पे जो इंपोर्ट गुड्स है वो क्या करते हैं, उधर पे रखते हैं। और बॉन्डेड वेयर हाउस भी गवर्नमेंट के लाइसेंस के थ्रू ही चलता है, हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। जब तक पे नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ पे क्या होता है, तब तक वहां से हम अपने गुड्स को लेके नहीं जा सकते। उसके बाद इफ यू वांट कि थोड़ा थोड़ा पे भी कर सकते हो, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे आप दे सकते हो कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज क्या होता है, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज मतलब कि अगर आपने अपने जो भी आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आता है और आपने अपना जो भी पेमेंट है वो कर दिया, बट ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने सामान को क्या कर सकते हो, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में रख सकते हो। उधर पे आपके गुड्स को प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने गुड्स को रख दिया तो कुछ नहीं, वहाँ पे आपका जो भी गुड्स है उसको ध्यान रखा जाता है। जो भी अगर आपको रीपैकेजिंग करनी है तो वहाँ पे रीपैकेजिंग भी होती है, सॉर्टिंग होती है, कुछ गुड्स खराब हो गए तो उसको निकाल दिए जाएंगे, जो भी वहाँ पे प्रॉपर टेक एंड केयर लिया जाता है आपके गुड्स का। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ड्यूटी आपने पे कर दिया है, आपका पेमेंट होने के बावजूद भी आ रहा है, तो आप अपने गुड्स को ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज में रख सकते हैं। ये जो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज होते हैं, ये नियर दी पोर्ट और डॉक एरिया जो होते हैं वहां पर लोकेटेड होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, गवर्नमेंट वेयर हाउसेज तो सबको पता है, जो गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये कौन करता है, जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो इसको मैनेज करके कंट्रोल करते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और ओन अ वेयर हाउस, सो दिस गवर्नमेंट वेयर हाउस असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट नॉमिनल रेट। जैसे हमने देखा था पब्लिक वेयर हाउसेज में लो कॉस्ट में उनको वहाँ पे अपने सामान रख सकते हैं वो। उसी तरह से गवर्नमेंट वेयर हाउसेज में भी कि जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट वेयर हाउस उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। जैसे हमने देखा था, तो यहाँ पे जो वेयर हाउस होता है वो इधर कौन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो उनको मेन करते हैं। इधर पे भी ज्यादा उनको पे नहीं करना पड़ता है, इकोनॉमिकल रेट मतलब जितना नॉर्मल पे करना चाहिए, इंटरेस्ट पे करना चाहिए, उतना उनको रेट्स रहता है। एंड द लास्ट वन इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज मतलब हम अपने गुड्स को रखेंगे तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस मतलब क्या होता है कि हमारे जो पेरिशेबल कमोडिटीज होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये कोल्ड स्टोरेज ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें टेम्परेचर के हिसाब से अपने गुड्स को रखते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर पे भी ध्यान देना पड़ता है कि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से गुड्स खराब ना हो जाए, या कम टेम्परेचर की वजह से गुड्स खराब ना हो जाए, तो उधर टेम्परेचर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। और इंटरनेशनल ट्रेड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की वजह से बहुत पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में अच्छे से रख देते हैं, तो वहाँ पे हमारे गुड्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हम लोग ऐसे कहीं भी उसको रख नहीं सकते, इट वाज लाइक वो खराब हो जाएगा जल्दी।
तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, तो हमने देखा हमारे कुछ 7 टाइप के वेयर हाउसेज जहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव थे, एंड द लास्ट वन कोल्ड स्टोरेज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो सबको पता होगा। कम्युनिकेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर। द प्रोसेस ऑफ पासिंग any information from one person to another with the help of some medium is termed as communication। किसी भी मीडियम से हम कम्युनिकेशन क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। अभी हमें कुछ टाइप्स दी है कम्युनिकेशन के। पहला है पोस्टल सर्विसेज और नेक्स्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पोस्टल वाला देखते हैं। पोस्टल में ना हमें 4 टाइप के दिए हैं, मेल, स्पेशलाइज पोस्टल, मनी रेमिटेंस, रिटेल सर्विसेज। अभी ये सब के अलग अलग और भी दिए हैं, तो पहले हम लोग मेल देखते हैं कि मेल सर्विसेज क्या होता है। तो पोस्टल में देखा जो पोस्ट के थ्रू हम भेजते, तो इसमें पहला मेल आता है। मेल के अंदर क्या है, आइलैंड, एनवेलप, पार्सल और बुक पोस्ट। आइलैंड में क्या होता है, मेल सर्विसेज में फर्स्ट हमारा आइलैंड है। तो इसमें ना इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन इज कंटेंट ऑन अ शीट पेपर विद प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग। मतलब वहां पे हमें बोल देते कि आपका जो भी शीट पेपर है, आप जो भी आपको भेजना है पोस्ट के थ्रू, तो आपका उतना एक साइज बता दिया जाएगा, फोल्डिंग बता दिया जाएगा। आप उतने में ही क्या कर सकते हो, उतने में अपने चीज को पोस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ इंडिया में ही है, मतलब कि विद इन इंडिया ओनली में क्या होता है, इधर पे क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। और इधर पे सिर्फ जो उसको क्या कर देते हैं, पूरा पैक कर देते हैं, फोल्ड करके सील कर देते हैं। तो वहां पे सिर्फ एड्रेस और नेम रहता है विजिबल, और जो भी इंफॉर्मेशन लिखे वो अंदर कहते हैं। तो उसको पूरा लेटर को फोल्ड कर देते हैं और उसको सील करके उसमें क्या दिया जाए, उसका जो एड्रेस है, एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस और नेम लिख दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल मैसेज का होते हैं, रहते हैं। उसके बाद है हमारा एनवेलप। एनवेलप में क्या है, एनवेलप में क्या होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स और जो मैसेजेस है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें जैसे कि चेक हो गए, फोटोज हो गए, रेज्यूमेस हो गए, हम एनवेलप के थ्रू इसमें क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। पार्सल इज लाइक हम एक स्पेसिफाइड साइज, और हम लोग को जब हमें पार्सल करना रहता है तो हम देखते हैं कि कितना वेट में हम पार्सल कर सकते हैं, कितना साइज होना चाहिए, कितना सामान जाना चाहिए, तो हम वो देखते हैं, उसके हिसाब से हम पार्सल करते हैं। लास्ट वन बुक पोस्ट है। बुक पोस्ट में क्या, अगर आपको प्रिंटेड बुक, मैगजीन, जर्नल्स होते तो बुक पोस्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपने चीज को पोस्ट कर सकते हो। स्पेशलाइज पोस्टल सर्विसेज, बिजनेस पोस्ट। अगर आपको मतलब अगर बिजनेस के लिए कुछ होता है, तो चाहे वो मेल प्रिपरेशन हो, मेल प्रिपरेशन से लेके मेल डिलीवरी तक हो, जो भी बिजनेस के रिलेटेड आपको पोस्ट करना है, तो आप बिजनेस पोस्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स पोस्ट में क्या होता है, logistics post provide business customers a cost effective and effective solution which manages the entire value chain from collection to storage or the transmission of distribution across the country। मतलब आपने जो भी किया है उधर पे क्या होगा कि आपने जो भी ट्रांसफर किया है उधर पे आपको इट मैनेज, मतलब वो क्या करता है, पूरा चीज मैनेज कर रहता है कि आपने आपको क्या ट्रांसफर करना है, क्या स्टोर करना है, क्या ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सब क्या कर लेता है, हमारे लॉजिस्टिक पोस्ट क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। इट मैनेज द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। कलेक्शन से लेकर स्टोरेज तक, स्टोरेज से लेकर ट्रांसमिशन तक और डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये पूरा कंट्री में जो भी आप कर रहे हो वो क्या करता है, मैनेज कर लेता है। लास्ट वन है हमारा बिल मेल सर्विस। यहाँ पर जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, चाहे मंथली अकाउंट बिल्स हो, कुछ भी हो, तो इधर पे क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो एटलीस्ट वंस इन 90 days अंडर द सर्विस। और यहाँ पर जो आर्टिकल जो भी आपको भेजना रहता है अपने मेल, अगर आपको जो भी बिल में भेजना है, तो आप एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, 5000 क्वांटिटी होना था। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट अ टाइम इज 5000, मतलब 5000 क्वांटिटी होनी चाहिए जो भी आर्टिकल्स आप भेज रहे हो। उसके बाद हमारा मनी रेमिटेंस सर्विस आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना है, तो मनी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशू बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ सम मनी टू द पर्सन whose name is mentioned in the money order. It is sent through the agency of the post office. A payee is the person named in the money order as the person to whom the money is to be paid. The advantage of sending money to someone through money order is that the money is delivered at the house और इस place of stay। मतलब यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो पे हम किसी को
ट्रांसफर कर रहे हैं तो इधर पे क्या होता है, जिसको हम पे करना रहता है वो उसके प्लेस पे वहां तक पहुंच जाता है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर में क्या होता है, इंस्टेंटली उधर पे क्या होता है, इधर पे इट इज सिंपल टू सेंड एंड रिसीव मनी, इधर पे हम इजीली इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, अपने मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में अगर हम किसी को पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे अब्रॉड में रहते हैं तो वहां से पैसे आते हैं, तो ये इसके लिए काम आता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। रिटेल सर्विसेज में है हमारा रिटेल पोस्ट और ई पोस्ट। रिटेल पोस्ट में क्या है, रिटेल पोस्ट में क्या होता है, यहाँ पे ना कन्वीनियंस ऑफर करते हैं हमारे जनरल पब्लिक को बाय मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन देयर विसिनिटी थ्रू सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस। मतलब अगर किसी को इस पोस्ट के अंदर जैसे कि बहुत सारे ऑफिस होते हैं, मतलब बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स, तो हम इस पोस्ट के रिटेल पोस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ई पोस्ट में क्या होता है, ई पोस्ट में क्या होता है, यहाँ पे ना अभी जो हमारे पोस्ट के जो हमारा पोस्ट है, डिपार्टमेंट के पोस्ट, उन्होंने ई पोस्ट भी किया। मतलब आपका आप जो भी किसी को मैसेज भेज रहे हो तो आप इधर पे ना दो, इधर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आपका एक मैसेज जाता है और एक फिजिकल वे में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वे में क्या होता है, आपकी सॉफ्ट कॉपी ना आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, और फिजिकल वे में क्या होता है कि आपकी हार्ड कॉपी आप तक पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है कि आपकी जो मैसेज आप जिसको भेजना चाहते हो कहीं भी, तो दो वे में जाएगी, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी फिजिकल वे में जाती है, सॉफ्ट कॉपी हमारा ई पोस्ट के थ्रू जाता है। तो ये हमारे कुछ टाइप ऑफ पोस्टल सर्विसेज थे हमने जो देखे। पोस्टल सर्विसेज हम पोस्ट के थ्रू करते हैं, किसी को पोस्ट करना रहेगा तो। उसके नीचे हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आजकल चलता है, तो हम देखते हैं हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अभी कुरियर क्या होता है, कुरियर इज लाइक एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, एक इंडिविजुअल जो कंपनी होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइटम बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज नोन एज कुरियर सर्विस। अगर हमारे गुड्स जो हमारे आइटम्स होते हैं, जो हमारे गुड्स होते हैं, उसको एक्सचेंज करना एक या दो पार्टीज के बीच में जो रहता है उसको हम कुरियर सर्विस कहते हैं। कुरियर सर्विस क्या होता है कि मतलब इट इज लाइक, ये थोड़ा डिफरेंट है ऑर्डिनरी मेल सर्विस से। हम कुरियर सर्विस हमारा करते हैं ना, तो हम देख सकते हैं कितनी स्पीड में सिक्योरिटी है कि नहीं, हम अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे, अगर हम ऑनलाइन चीजें करते हैं तो हमारा जो कुरियर आता है तो हम ट्रैक भी करते हैं कि हमारा सामान कहाँ तक पहुंचा, तो कुरियर वो होता है। उसके बाद इंटरनेट है, ईमेल है। सो ईमेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जहाँ पर क्या होता है कि इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन द पीपल यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे मेल को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। टुडेज ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। Email servers accept forward, deliver and store message. Neither the users nor their computers are required to be online simultaneously. They need to connect only briefly, typically to a mail server or a webmail interface for as long it take to send or receive message। यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं कि दोनों को ऑनलाइन आना पड़ेगा। अगर सामने वाले को मेल करना है सामने वाली पार्टी को, तो एक पर्सन क्या करेगा, सामने वाली पार्टी को मेल कर देगा, और जब उसके पास रिसीव होगा तो ही कैन क्या, वो उस मेल को देख सकता है। तो ये थे हमारे कुछ चैप्टर नंबर 4 में हमने जो देखे। आज हमने देखा हमारे ई बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें हमने देखा ई बैंकिंग सर्विसेज में देखा कि हमारे कौन से फैसिलिटीज की अभी आज में कि बैंकिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आ चुकी है, वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा इंश्योरेंस में देखा, इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स देखे। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट देखा कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद हमारा लास्ट वेयर हाउसिंग था, और वेयर हाउसिंग में उसके बाद हमने लास्ट कम्युनिकेशन देखा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।